जाहिर तौर पर वह नहीं चाहती थी कि हुआंग फैंग को जी मिंगजियाओ द्वारा उठाया जाए। हमने इस मामले में उन छोटे सितारों का पीछा नहीं किया और हमने उन्हें उजागर नहीं किया। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि यह कैसे करना है। ये वास्तव में उनके लिए सस्ता है। ये बेशर्म लोगों का एक समूह है। जी मिंगजियाओ जाहिर तौर पर उन छोटे सितारों को लेकर थोड़ा व्यथित है। आखिरकार किसी के द्वारा मारा जाना अच्छा नहीं है। हालांकि कंपनी की छवि की खातिर वे भी अपना सिर झुका लेते हैं और वह जांच जारी नहीं रख सकती। और उन्हें पैसे का एक टुकड़ा देने के लिए तियानजियाओ समूह को धन्यवाद देने के लिए उन छोटे सितारों के पास स्वाभाविक रूप से कहने के लिए कुछ है। उनमें से कुछ गर्म होना चाहते हैं, उनमें से कुछ को दूसरों द्वारा निर्देश दिया जाता है। इसमें मैनेजर युआन भी शामिल है। सु यूमो ने कहा, प्रबंधक युआन के अलावा किंग प्रांत में अन्य सौंदर्य प्रसाधन कंपनियां भी हैं। जी मिंगजियाओ और सु यूमो दोनों को उम्मीद नहीं थी कि इस घटना में इतनी सारी कंपनियां शामिल होंगी। इनमें से कुछ कंपनियों के आमतौर पर सतही तौर पर अपनी कंपनियों के साथ अच्छे संबंध होते हैं। इस बार अप्रत्याशित रूप से वे भी धरती पर आ गए। यह जी मिंगजियाओ और सु यूमो के लिए एक चेतावनी थी। तो फिर प्रबंधक युआन मरा हुआ नहीं है और अभी भी हंगामा मचा रहा है। हुआंग फेंग ने आश्चर्य से कहा कि उसने काफी समय से उस व्यक्ति की हरकत नहीं देखी थी। उसने सोचा कि टोन कियानजुन के मामले के कारण दूसरा पक्ष रुक जाएगा। अप्रत्याशित रूप से इतनी तेजी से दूसरा पक्ष फिर से लड़ने लगेगा। हाँ, ये लड़का वास्तव में हमारी कंपनी में रुचि रखता है, सु यूमो ने कहा। हालांकि इस बार मामला सुलझ गया, लेकिन साथ ही कुछ समस्याएं भी सामने आई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सु यूमो और उनकी पत्नी ने पाया कि उनके संभावित दुश्मन अधिक नहीं थे। ऐसा लगता था कि कई कंपनियां लैंडर परिवार से नहीं बल्कि उनसे शत्रुतापूर्ण थी। लेकिन हुआंग फेंग कुछ और ही सोच रहे हैं। इस घटना से उन्हें कई चीजें भी मिली। एक है हैकर्स का महत्व। कहा जा सकता है कि उस हैकर के बिना वो उस वीडियो को कम समय में ज्यादा लोगों को नहीं देखने दे सकता था। हालांकि भले ही हुआंग फेंग अब कंप्यूटर तकनीक सीखना चाहता है, उसके पास शायद उस क्षेत्र में कोई प्रतिभा नहीं है, इसलिए ईर्ष्या भी बेकार है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में ये स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं। वो कैसे कह सकता है कि वह भी उनमें से एक है? अगर उसे वाकई इस क्षेत्र में मदद की जरूरत है तो वो दूसरी पार्टी से मदद मांग सकता है। इसके अलावा उसके पास मदद मांगने के लिए गाल भी है, वाई जियाओरो भी है, इसलिए इस संबंध में कोई बड़ी समस्या नहीं है। दूसरी बात यह है कि हुआंग फेंग ने मीडिया के महत्व को देखा है। ये कहा जा सकता है कि ये लोग कुछ यादृच्छिक चीजों पर भरोसा करके कहानियां बना सकते हैं। अफवाहें बनाने की लागत बहुत कम और बहुत सरल है। ये बिल्कुल तियानजियाओ समूह की तरह है। भले ही सु यूमो और सु यूमो इसे समझाने के लिए आगे आए, लेकिन इससे बहुत मदद नहीं मिलेगी। यदि यह वह वीडियो नहीं होता तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। यदि संभव हो तो बेहतर होगा कि मैं खुद ही मीडिया को नियंत्रित करूं। इस तरह अगर भविष्य में मुझे दोबारा ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़े तो मैं असहाय नहीं होऊंगा। हुआंग फेंग ने मन ही मन सोचा। जाहिर तौर पर उसका अपना गला होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वर्तमान में उसे इस संबंध में कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है और उसके पास इतना पैसा नहीं है। वास्तव में हुआंग फेंग बहुत सी चीजें करना चाहते हैं, सिर्फ पैसे के कारण फिलहाल उन्हें लागू करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि अगर वह जानना चाहता है कि उसे टोन जियानविला में कितना पैसा मिला और उसे किसी अन्य स्थान पर कितना पैसा मिला, तो शायद उसे वाइनरी स्वयं स्थापित करनी चाहिए। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 490 जासूस। जब हुआंग फेंग सोच रहा था कि अधिक पैसा कैसे कमाया जाए, ब्रूस किसी अन्य समय और स्थान पर सोच रहा था कि अपने भाई को दस्ताने कैसे समझाए जाएं। दस्ताने खोए हुए काफी समय हो गया है और ब्रूस को एक बार संदेह हुआ कि यह उसके परिवार का नौकर था जिसने उन्हें चुराया था, इसलिए वह इस अवधि के दौरान जांच कर रहा है। दुर्भाग्य से उसे अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आज उसके भाई को आखिरकार दस्तानों की याद आ गई। कुछ समय पहले ऐसा लगा कि उनके परिवार की प्रयोगशाला में कुछ गड़बड़ है। उसका भाई प्रयोगशाला के काम में व्यस्त था और उसे दस्तानों की परवाह नहीं थी। इसलिए ब्रूस को दस्ताने ढूंढने में काफी समय लग गया, लेकिन ब्रूस को फिर भी वे नहीं मिले। ब्रूस, तुम मुझे सुमी दस्ताने वापस दे सकते हो। इतना लंबा समय हो गया है। तुम्हारे पास पर्याप्त होना चाहिए था। पांडेज ने अपने लिए शराब का एक गिलास डाला और सोफे पर झुककर अपने भाई की ओर देखते हुए ध्यान से शराब पीने लगा। इस अवधि में वह वास्तव में व्यस्त था, क्योंकि प्रयोगशाला में एक भूत था और उसने वहां एक महत्वपूर्ण शोध परिणाम चुरा लिया था। इसलिए वह न केवल गद्दार प्रोफेसर नील के ठिकाने की जांच करना चाहता था और उस चीज को वापस पाने का रास्ता खोजना चाहता था, बल्कि प्रयोगशाला में सुरक्षा कार्य भी मजबूत करना चाहता था और उन प्रोफेसरों की वफादारी की जांच करना चाहता था। पांडे को थोड़ा भ्रमित करने वाली बात यह है कि इस शहर के कई अन्य परिवारों ने हाल ही में नए सीवेज उपचार उपकरण लॉन्च नहीं किए हैं। पांडे यह नहीं सोचते कि दूसरा पक्ष उनके परिवार से डरता है। हालांकि यह चीज वास्तव में सबसे पहले उनके परिवार की प्रयोगशाला में बनाई गई थी। जब तक कि कोई सबूत नहीं है, भले ही दूसरा पक्ष स्पष्ट हो, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार उन्होंने पहले भी अन्य परिवारों के साथ ऐसा किया है। हालांकि अन्य परिवारों की ताकत उनके चैटन परिवार की तुलना में कमजोर है, अंतर बड़ा नहीं है और वे अपने परिवार के बदला लेने से नहीं डरेंगे। इसलिए उसे आश्चर्य होगा कि तैयार उत्पाद अब तक बाजार में कैसे नहीं आया। सामान्यतया उस उत्पाद का उत्पादन जटिल नहीं है, इसलिए उनका हालिया जीवन बहुत आरामदायक नहीं है और ऐसा जीवन एक लंबा समय है जो उन्हें आज तक अपने दस्तानों के बारे में कुछ बातें भुला देता है। अपने भाई के बारे में पांडे की समझ के अनुसार, हालांकि वह अक्सर किसी चीज को देखते ही उसे तुरंत पसंद कर लेता है, लेकिन वह इसे लंबे समय तक पसंद नहीं करेगा और जल्द ही उसे किसी ऐसी चीज से घृणा हो जाएगी जो उसे अत्यधिक पसंद है। इसलिए इतने लंबे समय के बाद वह दस्तानों के साथ खेलते खेलते थक गए होंगे। ठीक है भाई। अपने भाई की बातें सुनकर ब्रूस शर्मिंदा नजर आया। वह दस्ताना गायब है। क्या चला गया? पांडेज ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। ब्रूस, भले ही तुम इसे मुझे वापस नहीं देना चाहते, क्या तुम इस बहाने का उपयोग नहीं करते?
पांडे की धारणा में भले ही ब्रूस को कोई चीज पसंद हो और वह उस पर कब्जा करना चाहता हो, वह इसे सीधे कह देगा। अब की तरह बहाने बनाने के बजाय ऐसा नहीं है कि वह बहाने नहीं ढूंढ सकता, बल्कि यह कि उसे बहाने बनाने की परवाह नहीं है। भाई, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। दस्ताना सचमुच गायब है, किसी ने इसे चुरा लिया है। अब जब उसने ये कह दिया है तो ब्रूस का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए वह अपने भाई को बताता है कि पहले क्या हुआ था। जब उसने अपने भाई की कहानी सुनी तो पांडे भौहें चढ़ाने लगे। उसे अपने भाई की बात पर संदेह नहीं था, क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता था। गलती होने पर भी वह झूठ नहीं बोलते। ऐसा नहीं है कि उसके पास एक महान चरित्र है, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न तो वह और न ही उसके पिता उसे दंडित करेंगे। तो ब्रूस आमतौर पर ऐसा करते हैं कि कई बार उनका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन केवल झूठ नहीं बोल पाते। बड़े भाई, मुझे संदेह है कि दस्ताने हमारे विला में नौकर द्वारा चुराए गए थे, अन्यथा इसे इस तरह नहीं गिराया जा सकता था। ब्रूस ने अपने भाई से कहा, इसके अलावा मुझे पहले जूतों की एक अच्छी जोड़ी मिली थी जो जूता कैबिनेट में गायब हो गई। पांडे ने सिर हिलाया, फिर गरिमा में चेहरे के साथ कहा, ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के प्रतिस्पर्धी हमारी कंपनी और प्रयोगशाला में जासूसों को तैनात करने से संतुष्ट नहीं है। वे हमारे निवास तक पहुंच गए हैं। मैंने पहले ही उनका तिरस्कार किया था। पांडे का स्पष्ट मानना है कि उनके भाई के साथ हुई दोनों घटनाएं पिछली लैब डेटा चोरी के समान ही हैं, जो उनके परिवार के प्रतिद्वंद्वियों के सभी अच्छे काम है। हालांकि वह नहीं जानता कि उसके भाई के जूतों में क्या खास है। वह जुमी दस्ताने की खासियत के बारे में किसी से भी बेहतर जानता है, जो वास्तव में एक दुर्लभ मामला है। भाई, ये किसने किया? क्या वे बहुत साहसी हैं? ब्रूस ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि उसने अभी तक अपने परिवार के उद्योग को नहीं संभाला है, फिर भी वह अपने परिवार के बारे में कुछ जानता है। वह जानता है कि इस शहर में उसके परिवार में अभी भी कई प्रतिस्पर्धी हैं। उन परिवारों की युवा पीढ़ी में भी अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनका उनसे संपर्क रहा है। बेशक उनके बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ ऐसा करने के लिए इतने बहादुर होंगे। ब्रूस ने कहा कि यह विला वह जगह है जहाँ उनका परिवार आमतौर पर रहता है। हालांकि उनके पास अन्य विला भी हैं, लेकिन उन्होंने सबसे लंबा समय इसी विला में बिताया है। अब तो वे यहाँ भी असुरक्षित हैं। ये गंभीर मामला है। अब दूसरे पक्ष ने कई चीजें चुरा ली। भविष्य में जब दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हैं तो ये सुनिश्चित करना कठिन होता है कि दूसरा पक्ष उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा नहीं देगा। तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रूस ने पूछा। क्या आपने पहले जांच नहीं की? जांच का नतीजा क्या है? पांडे ने पूछा। ब्रूस ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। इसके लिए पांडे आश्चर्यचकित नहीं है। दूसरे पक्ष का छिपना बहुत अच्छा है। ये दूसरे पक्ष का प्रयास है। जाहिर तौर पर इसका पता लगाना इतना आसान नहीं है। चिंता मत करो, इसके बारे में बात मत करो, मैं जांच करूंगा, पांडे ने कहा। ठीक है, ब्रूस ने सिर हिलाया। वो खुश भी था और चिंतित भी। सौभाग्य से उसके भाई के पास दस्तानों की कमी के लिए उसे दोषी ठहराया गया। उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनके भाई को भी लगता है कि घरेलू नौकर सुरक्षित नहीं है। ब्रूस को तब असहज महसूस हुआ जब उसने सोचा कि जिस स्थान पर वह आमतौर पर सोता था, वहां एक या ऐसे लोगों का समूह था जो अच्छे मूड में नहीं थे। जब मेरे भाई को इन लोगों का पता चलेगा तो मुझे इन लोगों को साफ करना होगा और उन्हें इस दुनिया में आने पर पछतावा करना होगा, ब्रूस ने मन ही मन सोचा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 491 नई कारें। तथ्य ये सिद्ध कर चुके हैं कि यदि पिंडे स्वयं जांच करने भी आए तो भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद भी उसकी कोई फसल नहीं बची। उन्होंने कई संदिग्धों को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। वो स्वयं आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसलिए जांच जारी रही। गुप्त जांच के कारण ही अन्य लोगों को पता नहीं चला। भाई, क्या आपका जन्मदिन जल्द ही आ रहा है? पिताजी इस बार आपको क्या देने जा रहे हैं? उस दिन ब्रूस ने अपने लिविंग रूम में अपने भाई से कहा। मुझे नहीं पता, मैं अक्सर घर नहीं जाता और इधर उधर उड़ता रहता हूँ, पांडे ने कहा कि हालांकि वह भी एक व्यस्त व्यक्ति है, लेकिन आखिरकार वो कंपनी में केवल एक प्रबंधक है। उनके पिता पूरे पारिवारिक व्यवसाय के मुखिया हैं, इसलिए वे अधिक व्यस्त रहते हैं। मैंने सुना है कि पिताजी ने इस बार आपके लिए एक अच्छी चीज बनाई है, ब्रूस ने ईर्ष्या से कहा। क्या वो सही है? पांडे के दिल में भी कुछ उम्मीदें हैं। हालांकि वह भी मूल्यवान है, फिर भी उससे कई अच्छी चीजें मिल सकती है। हालांकि अब वो स्पष्ट रूप से अपने पिता के स्तर पर नहीं है, इसलिए कुछ चीजें हैं जो उसके पिता को मिल सकती है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल सकती है। उसके पिता ने उससे अधिक देर तक इंतजार करने को नहीं कहा। जब उसका जन्मदिन 2 दिन दूर था तो उसके पिता ने उसके लिए जो उपहार तैयार किया था वो आ गया था। वो एक कार थी, एक तैरती हुई कार। हालांकि पहली नजर में ही यह कार पांडे को काफी पसंद आ जाती है। आखिरकार कार का आकार अच्छा और आकर्षक है। आकर्षक चाप आकृति तुरंत आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। जब तक कोई व्यक्ति कार से प्यार करता है उसे वो पहली नजर में ही पसंद आ जाएगी। लेकिन आखिरकार यह एक तैरती हुई कार ही है। बात बस इतनी है कि इसकी शक्ल बाकी तैरती कारों से बेहतर है। पांडे हर तरह की फ्लोटिंग कारें खुद खरीद सकते हैं। ये कुछ खास नहीं है। इसलिए हालांकि पांडे को ये कार बहुत पसंद है, फिर भी उनके दिल में कुछ पछतावे हैं। इसमें ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। मालिक घर से दूर है और फिलहाल वापस नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आपके जन्मदिन पर घर आएंगे। उसके पक्ष में बटलर जो कार पहुंचाने का प्रभारी था ने उसे बताया। ठीक है, मैं देखता हूँ, पांडे ने सिर हिलाया। युवा मास्टर ने कहा कि यह कार उनके द्वारा विशेष रूप से अनुकूलित की गई है और यह पूरी तरह से हस्तनिर्मित है। इसके अलावा इसमें उच्च बुलेट प्रूफ स्तर है और ज्ञात लेजर हथियार उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। गृहस्वामी ने जब देखा कि पांडे कार देखकर बहुत खुश नहीं लग रहे थे तो उसने उसे कार से परिचित कराया। पांडे ने फिर सिर हिलाया। इस बार आखिरकार उनके चेहरे पर दिलचस्पी की झलक दिखी। इसे हाथ से बनाना कोई असामान्य बात नहीं है। उनकी दिलचस्पी कार के बुलेट प्रूफ स्तर में है। अतीत में उनकी कार बुलेट प्रूफ थी, लेकिन जाहिर तौर पर यह कार के बुलेट प्रूफ स्तर जितनी ऊंची नहीं थी। हालांकि इस कार में स्पष्ट रूप से एक से अधिक विशेषताएं हैं।
बटलर का परिचय जारी है। हवा में इस स्पोर्ट्स कार की गति 2000 किमी घंटा से अधिक हो सकती है। यहाँ तक कि जमीन पर भी ये 1700 किमी घंटा से अधिक हो सकती है, जो किसी भी पिछली स्पोर्ट्स कार से तेज है। अब पैंडरो का चेहरा और भी बदल गया है। क्या पुरुष स्पोर्ट्स कार चलाते समय गति का अनुभव नहीं करना चाहते? और नई कार की गति ने स्पष्ट रूप से उसे संतुष्ट किया। तब और भी आश्चर्य हुए। युवा मास्टर के चेहरे पर भाव में परिवर्तन देखकर गृहस्वामी थोड़ा मुस्कुराया और जारी रखा। इस स्पोर्ट्स कार का खोल नवीनतम मिश्र धातु सामग्री से बना है। भले ही इसे हिंसक रूप से मारा जाए, ये खराब नहीं होगा। इसके अलावा इस कार का सुरक्षा प्रदर्शन बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि उच्चतम समय में भी यह कार में मौजूद लोगों की सुरक्षा को किसी भी प्रभाव से बचा सकता है। ये कार बहुत अच्छी है। पांडे ने अभी तक बात नहीं की है। उसके बगल में ब्रूस पहले से ही ईर्ष्या से लार टपका रहा है। हालांकि उनकी कार में कई कारें हैं, लेकिन वो आमतौर पर सभी प्रकार की स्पोर्ट्स कारों का संग्रह करते हैं। हालांकि उनके गैराज में मौजूद उन कारों की तुलना इस कार से नहीं की जा सकती। वो कार प्रेमी भी है, वो उनसे ईर्ष्या कैसे नहीं कर सकता। और पांडे का चेहरा अब मुस्कुराहट से भर गया है। दूसरी युवा मास्टर, मैंने परिचय पूरा नहीं किया है। इस कार की एक और विशेषता है, बटलर ने आदरपूर्वक कहा। और क्या? जल्दी से कहो। पांडे ने अधीरता से कहा कि वो कार से बहुत आकर्षित थे और स्वाभाविक रूप से उस स्पोर्ट्स कार के बारे में और जानना चाहते थे जो पहले से ही उनकी अपनी थी। जी श्रीमान, प्रबंधक ने कहा। फिर दरवाजा खोला और उसमें एक बटन दबाया। फिर कार 3 लोगों की आंखों के नीचे बदल गई। कार के आगे और पीछे 2 लेजर तोपें हैं और 4 लेजर तोपें किसी भी दुश्मन को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। इस समय कार का परिवर्तन समाप्त हो गया है। जैसा कि अपेक्षित था, स्पोर्ट्स कार के आगे और पीछे 4 ब्लैक होल हैं। चारों छेद बड़े नहीं, छोटे भी नहीं है। यदि प्रबंधक ने ऐसा नहीं कहा होता तो पैंडर्स बंधुओं को नहीं लगता कि 4 बंदूकें इतनी शक्तिशाली हैं। क्या वे सचमुच उतने ही अच्छे हैं जितना आप कहते हैं? ब्रूस ने कुछ अविश्वास के साथ कहा। आखिरकार यह आकार वास्तव में शक्तिशाली हथियारों के साथ असंगत है। यदि आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप इसे आजमा सकते हैं, गृहस्वामी ने निमंत्रण के भाव से कहा। और पांडेस देखना चाहते हैं कि लेजर गन कितनी शक्तिशाली है, इसलिए वो ब्रूस को भी इसे आजमाने का संकेत देते हैं। ब्रूस ने देखा कि उसका भाई सहमत हो गया है और जल्दी से कार पर चढ़ गया। उसने पहले प्यार भरे चेहरे से कार को छुआ, फिर लेजर गन लॉन्च करने का बटन ढूंढा। इस समय कार का सिर दूरी की ओर था और कार के सामने भी एक खाली जगह थी, इसलिए ब्रूस को अब कोई झिझक नहीं हुई। उसने बटन दबाया और फिर उसने देखा कि बाई लाइट के पास बंदूक की बैरल से कार के सामने एक सफेद रोशनी चमक रही थी। तभी उन तीनों ने देखा कि लगभग 1000 मीटर की दूरी पर एक बड़ा पेड़, जिस पर कई लोग एक दूसरे से गले मिले हुए थे, कमर से कटा हुआ है। और ब्रूस स्पष्ट रूप से आदी नहीं है। वो कार को घुमाता है और दूर से एक कार पर निशाना साधता है। यह उनकी अपनी कार है, जिसे उन्होंने यहाँ आने पर ही चलाया था। वो वहीं रुक जाता है। हाउसकीपर स्पष्ट रूप से जानता था कि ब्रूस क्या करना चाहता था और उसने इसे रोकने की कोशिश की। हालांकि यह एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। लेजर गन फिर से चमक उठी तो दूर से कार 3 लोगों की आंखों के नीचे हवा में उड़ गई। यह हवा में ही फट गया। जमीन पर गिरने के बाद पूरी कार धू धू कर जलने लगी। गनीमत यह रही कि कार के आसपास कोई अन्य लोग नहीं थे, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। यह एक शानदार कार है। ब्रूस कार से बाहर निकला और कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 492 नुकसान। हालांकि ब्रूस ने उसकी एक कार को खराब कर दिया, लेकिन ब्रूस को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन उसे अपने भाई की नई कार पसंद आई। मेरी कार को इस तरह मत देखो। यह मत भूलो कि पिछली बार तुमने मेरे दस्ताने खो दिए थे। पांडे, जो अपने भाई से परिचित हैं, जाहिर तौर पर उनके मन की बात जानते हैं। उन्हें भी ये कार बेहद पसंद है। इसके अलावा यह उनके पिता की ओर से जन्मदिन का उपहार है। स्वाभाविक रूप से वो इसे आसानी से बाहर नहीं भेजेगा। यहाँ तक कि उसे इस बात पर भी संदेह है कि पिछली घटनाओं के कारण वो भविष्य में ब्रूस को खुशी खुशी इसे उधार देगा या नहीं। मेरे पिता ने ये कार कहाँ से खरीदी? ब्रूस स्पष्ट रूप से जानता है कि उसके भाई के लिए प्यार काटना इतना आसान नहीं है, लेकिन जाहिर है वो आसानी से हार नहीं मानेगा। चूंकि उसका भाई काम नहीं कर सकता, इसलिए वो केवल अपने पिता से ही शुरुआत कर सकता है। यदि वो एक खरीद सकता है तो वो निश्चित रूप से दूसरा भी खरीद सकता है। दूसरी युवा मास्टर, इस समय केवल एक ही कार है। बटलर ने स्पष्ट रूप से ब्रूस के विचार का अनुमान लगाया और अपना सिर हिला दिया। केवल एक ही कैसे हो सकता है? ब्रूस ने कुछ असंतोष के साथ कहा। क्योंकि यह हस्तनिर्मित है और यह इंजन विशेष रूप से बनाया गया है और उन 4 लेजर तोपों को विशेष रूप से अनुकूलित किया गया है, इसलिए इसमें समय लगता है, बटलर ने समझाया। अगला कब उपलब्ध होगा? ब्रूस ने अनिच्छा से पूछा। अगर हम अभी निर्णय लेते हैं तो हमें जल्द से जल्द लगभग 2 साल तक इंतजार करना होगा, भंडारी ने उत्तर दिया। 2 साल? इतना लंबा? ब्रूस ने निराश होकर कहा। ठीक है, 2 साल कोई लंबा समय नहीं है। यदि आप इसे खोलना चाहते हैं तो मैं इसे आपको उधार दे सकता हूँ। हालांकि मैं इसे पिछली बार की तरह खो नहीं सकता। अपने छोटे भाई की निराशा देखकर पांडे अभी भी नर्म दिल और निश्चिंत थे। ठीक है, धन्यवाद, ब्रूस ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रबंधक के चले जाने के बाद पैंडेस बंधु कार पर चढ़े और औपचारिक परीक्षण शुरू किया। कार की गति धीमी नहीं है और आराम भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा कार का सिस्टम भी पहले की कारों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। वैसे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कार इतनी अच्छी और खास है? क्या वे लोग इसके बारे में सोचेंगे? कार में ब्रूस को अचानक कुछ ख्याल आया और उसने अपने भाई से कहा, आपके लिए ऐसा कहना संभव है? उनके चेहरे पर भी झलक दिख रही थी। आमतौर पर कहें तो दूसरे परिवार में डाले गए ये जासूस कुछ महत्वपूर्ण चीजों से शुरुआत करेंगे, जैसे पहले जूमी दस्ताने और अब सस्पेंशन कार। हालांकि वे विशेष चीजें हैं, फिर भी वे अपने परिवार के लिए अधिक लाभ नहीं ला सकते हैं। आमतौर पर वे इन चीजों से शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन अब पांडे को यकीन नहीं है कि दूसरा पक्ष इस कार का विचार नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा पक्ष इन चीजों में बहुत रुचि रखता है। चूंकि पिछली बार वो दस्ताने की एक जोड़ी चुराने में सक्षम था, इसलिए अब इस अधिक विशेष कार से शुरुआत करना बहुत संभव है। तब हम एक दूसरे को पकड़ सकते हैं, ब्रूस ने उत्साह से कहा।
वो मन ही मन चोर से बहुत नफरत करता था। उसकी दो चीजें चोरी हो गई। पहली बार जब उसके चमड़े के जूते चोरी हो गए तो उसे अपने दोस्तों के सामने अपना चेहरा खोना पड़ा। दूसरी बार उसके पसंदीदा सुमी जादुई दस्ताने चोरी हो गए। हालांकि उसके भाई ने खुद को दोषी नहीं ठहराया। ब्रूस बहुत गुस्से में था। दूसरा पक्ष अपने आप को लगातार 2 बार चुराता है, जो स्पष्ट रूप से खुद पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, हमें इस बार उस आदमी का पता लगाना होगा। पांडे ने यह भी जमकर कहा कि उनकी प्रयोगशाला ने दूसरे पक्ष की जासूसी के कारण कुछ ऐसा खो दिया जो परिवार को बड़ा लाभ पहुंचा सकता था। इसलिए दोनों भाइयों ने अपने विला के चारों ओर कई चक्कर लगाए, ये सुनिश्चित करते हुए कि विला में हर कोई कार को देखे, और फिर वे रुक गए। उसके बाद उन्होंने कार के सभी प्रकार के प्रदर्शन का प्रचार किया। निस्संदेह उन्हें ईर्ष्यालु दृष्टि भी मिली। वे ऐसी आंखों से देखने के आदी हैं, लेकिन उनके पास कोई खास विचार नहीं होता। वे गलत इरादों वाले लोगों की आंखों में देखना चाहते हैं। दुर्भाग्य से अब तक वे अभी भी गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों की आंखों से नहीं देखना चाहते हैं। भाई, क्या यहाँ पार्क करना सुरक्षित है? आखिरकार यहाँ कोई निगरानी नहीं है। विला के कोने में एक खुली जगह में ब्रूस ने कुछ चिंताओं के साथ अपने भाई से पूछा। आखिरकार यहाँ कोई निगरानी संस्थापन नहीं है। अगर कार सचमुच चोरी हो गई तो कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। अगर यह निगरानी वाले गैराज में है तो वे लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, पांडे ने कहा। ब्रूस ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसे जासूस के तौर पर लगाया जा सकता है। जाहिर है वो मूर्ख नहीं था। स्वाभाविक रूप से वो जानता था कि निगरानी वाली जगह पर शुरुआत करना आसान नहीं था। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कार का पता लगाए बिना सुरक्षित रूप से बाहर निकलना असंभव है। इसके अलावा मैंने आसपास के फूलों में कई वफादार लोगों को निगरानी के लिए व्यवस्थित किया है। एक बार जब मैं किसी को यहाँ आते देखता हूँ तो वो चला जाता है तुरंत, पांडे ने कहा। अगर कोई वास्तव में इस कार के बारे में सोचता है तो एक बार जब दूसरा पक्ष कार पर चढ़ जाता है तो कार के प्रदर्शन के आधार पर दूसरों के लिए इसे पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। उस समय हालांकि वे जान सकते हैं कि दूसरी पार्टी कौन है, लेकिन दूसरी पार्टी को पकड़ना असंभव है। इसलिए पांडे ने कार के आसपास कई भरोसेमंद लोगों को बैठाया है। एक बार जब दूसरा पक्ष आगे बढ़ता है तो वे कार शुरू करने से पहले दूसरे पक्ष को रोकना शुरू कर देंगे। ये सुरक्षित है। ब्रूस ने सहमति में सिर हिलाया। जाहिर तौर पर वह अपने भाई की व्यवस्था से संतुष्ट था। दोनों भाइयों ने व्यवस्था करने के बाद वे चले गए और कार वहीं खड़ी कर दी गई। दिन भर में कुछ नहीं हुआ। कोई भी कार के साइड में नहीं गया। हालांकि कुछ नौकरों ने दूर से कार की प्रशंसा की, लेकिन वे वहां नहीं गए। यह अंधेरा है, हर कोई इसके लिए तैयार है। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में कार चुराने आता है तो वे निश्चित रूप से इसे रात में चुराना पसंद करेंगे। फूलों में काले रंग का एक आदमी अपने हेडसेट के माध्यम से अपने आसपास के अन्य लोगों से जुड़ता है। इन लोगों की व्यवस्था पंडे करते हैं। उन्हें कार के चारों ओर वितरित किया जाता है। दूसरे पक्ष द्वारा पाए जाने के डर से वे कार से लगभग 100 मीटर दूर है। हालांकि पार्किंग स्थल में कुछ लाइटें हैं जिससे वे अभी भी कार देख सकते हैं। हर कोई करीब से देख रहा है। यदि आप एक दूसरे को पकड़ सकते हैं तो युवा मास्टर का इनाम कभी कम नहीं होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो हर कोई बदकिस्मत होगा। वो आदमी जारी रहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 493 हवा से गायब हो जाना। हाँ, हेडसेट से प्रतिक्रिया की कुछ फुसफुसाहटें आई। उनके चारों ओर रात गहरी और शांत होती जा रही है। हालांकि इन लोगों को पहले से ही कुछ परेशानी महसूस हो चुकी है, फिर भी वे इसे पकड़े हुए हैं और उस जगह पर नजर रख रहे हैं जहां सुपर स्पोर्ट्स कार है। ये शापित चोर, अगर तुम चोरी करना चाहते हो तो जल्दी करो, हमारा समय बर्बाद मत करो। तुम्हारे साथ यहाँ मच्छरों को खाना खिलाने जाओ। काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने, जो पहले बोल रहा था, दूर से स्थिर गतिहीन स्पोर्ट्स कार को देखा और मन ही मन चोर को डांटा। यहाँ गर्मी भी है और वो अभी भी फूलों में छिपा हुआ है, इसलिए उसके आसपास ज्यादा मच्छर नहीं है। जब वो परेशान हुआ तो उसे लगा कि उसकी जांघ पर किसी मच्छर ने काट लिया है। वो जल्दी से थपथपाने के लिए बढ़ा, लेकिन आवाज को फैलने से रोकने के लिए उसने बहुत अधिक बल प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि उसके हाथ ने एक कीड़े को मार डाला है। वो देखना चाहता था कि ऐसा क्या है जिसने उसे काटा है। हालांकि जिस समय उसने अपना सिर झुकाया, उसने जो नहीं देखा वो ये था कि दूर से सुपर स्पोर्ट्स कार थोड़ी देर के लिए चमकी और सीधे गायब हो गई। वो स्थान जहां कार मूल रूप से रखी गई थी अब खाली है। सर नहीं, कार चली गई है। जब काले कपड़े वाला आदमी उस कीट की प्रजाति का अध्ययन करता है जिसने उसे काटा था, तो उसके कान में कई घबराहट वाली आवाजें आती हैं और उस आवाज की सामग्री ने उसे तुरंत चकित कर दिया। फिर उसने उस स्थान की ओर देखा जहां कार थी। निश्चित ही वहां कुछ भी नहीं था। वो खाली था, मानो पहले कुछ था ही नहीं। मुझे एक नजर देखने दो। इस समय काले रंग का आदमी पहले से ही गेहूं के कान में प्रतिबिंबित और जोर से चिल्ला रहा था। इस समय दूसरी पार्टी पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद काले कपड़े वाला वो व्यक्ति वहां दौड़ने वाला पहला व्यक्ति था। हालांकि वो जितना अधिक भागता था उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होता था और उतना ही अधिक भयभीत होता था, क्योंकि अब वो उस जगह के और करीब आता जा रहा है, लेकिन उसे अभी तक कार का हुलिया नहीं दिख सका है। काले कपड़ों में 7 या 8 लोग आसपास के फूलों से बाहर भाग रहे हैं। उनकी मंजिलें एक ही हैं। हालांकि जब वे पहले पार्किंग स्थल पर पहुंचते हैं तो हर कोई दंग रह जाता है। कार सचमुच गायब है। यह उनकी आंखों के नीचे गायब है। उन्हें यह भी नहीं पता कि यह कैसे गायब हो गया। क्या चल रहा है? काले कपड़े वाला आदमी, इन लोगों का मुखिया, गुस्से में बोला। इसका आदेश स्वयं युवा मास्टर ने दिया था। कार अभी अभी युवा मास्टर को प्राप्त हुई थी। उसे ये बहुत पसंद आया। इसके अलावा ये जासूसी शिकार बहुत महत्वपूर्ण था। परिणाम स्वरूप वो ऐसा करने में असफल रहा। कार गायब हो गई, लेकिन उसे चोर नजर तक नहीं आया। जब दूसरा पक्ष सामने आ गया तो उसे पता ही नहीं चला। सर, मैंने बस कार को घूर कर देखा और देखा कि कार चमकती हुई लग रही थी, बहुत चमकीली नहीं। फिर कार अपने मूल स्थान से गायब हो गई। इस समय काले कपड़े पहने एक व्यक्ति ने भयभीत होकर कहा, मानो वो उस समय को स्वीकार नहीं कर पा रहा हो जो उसने देखा था। सीधे गायब हो गया। क्या तुमने किसी को आते देखा? वो सिर पूछता रहा। इस समय उसका दिल उस कीड़े से नफरत करता था जिसने उसे काटा था।
यदि उसने उस आदमी का अध्ययन नहीं किया जिसने खुद को काटा, तो उसे चोर को देखने में सक्षम होना चाहिए। नहीं, कोई नहीं, काले रंग के एक अन्य व्यक्ति ने कहा। जाहिर तौर पर वो पहले भी कार को देख रहा था। दरअसल उस वक्त सिर के अलावा बाकी लोग कार को देख रहे थे, इसलिए सभी को पूरा यकीन था कि उन्होंने किसी को नहीं देखा है। काले कपड़े पहने आदमी का सिर और चेहरा और अधिक उदास होता जा रहा है। यदि एक व्यक्ति इसे नहीं देखता है, भले ही इतने सारे लोग इसे नहीं देखते हैं, तो ये गंभीर होगा। कार बिना किसी की मदद के गायब नहीं हो सकती, इसलिए जरूर किसी ने उसे चुरा लिया होगा। हालांकि ये लोग एक दूसरे की परछाई तक नहीं देखते हैं, जाहिर है यह व्यक्ति सरल नहीं है। आइए चलें और युवा मास्टर को यहाँ की स्थिति बताएं, काले कपड़े वाले आदमी के मुखिया ने सोचा और कहा। लोगों ने सिर हिलाया। उन्होंने अभी आसपास का निरीक्षण किया था। कार गायब हो गई थी, आसपास कुछ भी नहीं था। अब उनका यहाँ रहना बेकार था। लोगों ने अपना सिर उठाया और चले गए, लेकिन उन्होंने यह नहीं पाया कि इस जगह के कोने में एक कार मॉडल था। मॉडल बड़ा नहीं था और लंबाई केवल लगभग 10 सेमी थी। इसके अलावा आसपास की रोशनी बहुत तेज नहीं थी, इसलिए उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं मिला। क्या आपने कहा कि मेरी कार गायब है? पांडे ने हैरान और क्रोधित होकर अपने सामने खड़े काले कपड़ों वाले लोगों की ओर देखा। हाँ सर, वो कार गायब हो गई। काले रंग के उस आदमी का सिर, चेहरे पर ठंडा पसीना दिखाई दे रहा है। दिल में बहुत डर लग रहा है, लेकिन खोपड़ी अभी भी सख्त है। उसने पांडे से कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कैसे गायब हो गई? मैंने आप में से कई लोगों के लिए इसे देखने की व्यवस्था की है। थिएटर देखना आपका काम नहीं है, चोरों को पकड़ना आपका काम है। अब कार चली गई है, चोर के बारे में क्या? वो कहाँ है? पांडेसमैन ने भीड़ की ओर गुस्से से देखा और कहा, नहीं, मैंने इसे नहीं पकड़ा। काले कपड़े पहने व्यक्ति के मुखिया ने कहा। दरअसल जब दूसरा पक्ष सामने आया तो हमें पता ही नहीं चला। उसके बाद काले कपड़े वाले व्यक्ति ने पांडेस को बताया कि उन्होंने पहले क्या देखा था। निस्संदेह उस समय उनके स्टाफ ने मुख्य रूप से यही देखा था। वो कीड़ों का अध्ययन कर रहा था। कोआ। जैसे ही काले कपड़े वाले व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, पांडे ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसका सिर नीचा था और उसे कोई नाराजगी महसूस करने की हिम्मत नहीं हुई। अपशिष्ट, कचरे का ढेर। जब इतने सारे लोग एक कार को देखते हैं तो वे ये भी नहीं देखते हैं कि इसे चुराने के लिए ये कैसा दिखता है। ये बकवास है, पांडे ने डांटा। जब दूसरे पक्ष ने चोरी की तो आपने इसे नहीं देखा। कार शुरू होने के बाद क्या उन्होंने इसे वैसे भी देखा? वो किस दिशा में गया, क्या हमें ये जानना चाहिए? पांडे इन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करते। एक झटके में कार कैसे गायब हो सकती है? किसी ने इसे चुरा लिया होगा, लेकिन उन्होंने चोर को नहीं पकड़ा, इसलिए उन्होंने ये बहाना ढूंढ लिया। अगर वे इतनी बड़ी कार लेकर विला से बाहर निकलना चाहते हैं, जब तक उनकी आंखें अंधी न हो, वे निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कार कब और किस दिशा में निकली। काले कपड़े वाला आदमी रोने वाला है। उसने सचमुच कुछ भी नहीं देखा है। उसने थोड़ी देर के लिए अपना सिर झुका लिया। यदि कार वास्तव में विला से बाहर चली गई थी तो उसे इसे देखने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उसने वास्तव में कुछ भी नहीं देखा। इसलिए तथ्य यह है कि उसके लोगों ने झूठ नहीं बोला। कार सचमुच चमक गई और गायब हो गई। 2-3-1-8-1-6-0-5-7। अगला बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। TR मेज SCRPTQJXS_Botter SCRPT DV क्लास इक्वल्स पादलेख UL लारेफ इक्वल्स होम पेज लारेफ इक्वल्स किताबों की अलमारी PHP बुककेस लारेफ इक्वल्स मॉड्यूल आलेख APS PHP स्टाइल इक्वल्स रंग लाल खोज ग्रेटर दैन निलंबित गांठ बंडल UL बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 494 में फिर से यहाँ हूँ। हालांकि उन काले कपड़ों वाले लोगों ने जो भी स्पष्टीकरण दिया हो, पांडे ने इस पर विश्वास नहीं किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई कार इतने शून्य में कैसे गायब हो सकती है। इसलिए पांडे अपने विला के आसपास निगरानी वीडियो की जांच करने गए। हालांकि क्योंकि वो दूसरे पक्ष को लुभाना चाहता था, जहां कार खड़ी थी वहां कोई निगरानी नहीं थी, पास में ही निगरानी थी। दूसरा पक्ष कार को विला से दूर ले जाना चाहता था, चाहे वो किसी भी दिशा में गया हो, और कई कैमरों से बच नहीं सका। अफसोस की बात है कि उसने चाहे कोई भी कैमरा देखा हो, उसे कार की परछाई नहीं दिखी, कुछ भी नहीं। इस समय पांडे का चेहरा और अधिक उदास हो गया, खासकर जब उन्होंने उन लोगों को काले कपड़े में देखा। मैंने कहा कि यह हवा में ही गायब हो गया। इस तरह की अभिव्यक्ति ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया। कचरे का एक गुच्छा, पांडेज ने फिर डांटा। उसके बाद उसने विला के सभी नौकरों को इकट्ठा किया ये देखने के लिए कि क्या पहले कोई बिना किसी कारण के गायब हो गया था। काफी रात हो चुकी थी और उनमें से अधिकांश सो गए थे। हालांकि वे उन्हें जगाने के पिंडों के व्यवहार से बहुत असंतुष्ट थे। आखिरकार वे नौकर ही थे, इसलिए उन्होंने ये कहने की हिम्मत नहीं की। इसी समय ब्रूस भी प्रश्न पूछने आए। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि दूसरे पक्ष को कार के बारे में कुछ पता हो सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में आज रात इस कार को लॉन्च किया है। कितनी चिंता थी। इसके अलावा मुख्य बात यह थी कि दूसरा पक्ष सफल हुआ, न केवल कार चुरा ली, बल्कि उन्हें यहाँ कोई सुराग भी नहीं मिलने दिया। अब पांडे और ब्रूस अधिक आश्वस्त हैं कि विला में कोई आंतरिक भूत होना चाहिए, वरना कार इतनी जल्दी और आसानी से चोरी नहीं हो सकती। मुख्य बात यह है कि आंतरिक भूत की क्षमता बहुत मजबूत है। उनके पास कोई केबल नहीं है और वे पता नहीं लगा सकते। करीब 1 घंटे तक संघर्ष करने के बाद भी पांडे को कुछ नहीं मिला। उसने उदास चेहरे के साथ लोगों को दूर कर दिया। फिर वो और उसका भाई विला के हॉल में वापस चले गए। ये पिता को पता होना चाहिए, पांडेज ने ब्रूस से कहा। जाहिर है ये मामला उनकी क्षमता से बाहर है। हालांकि उसने बहुत प्रयास किए हैं, फिर भी वो ये पता नहीं लगा पाया है कि वो क्या करने में सक्षम है। इतना शक्तिशाली जासूस उनके आवास में छिपा हुआ है, वो मन से सहज नहीं है। मेरे पिता जल्द ही वापस आएंगे, मुझे विश्वास है कि वो इस जासूस को पकड़ सकते हैं। ब्रूस भी अपने भाई के इस विचार से सहमत है कि जासूस शत्रु परिवार द्वारा लगाया गया होगा, और उनके पिता स्पष्ट रूप से पूरे परिवार के नेता हैं, इसलिए उनके लिए इसके बारे में जानना आवश्यक है। आप उन लोगों के बयानों के बारे में क्या सोचते हैं? पांडेज ने अपने चक्कर वाले सिर को रगड़ा और अब उसे सिर दर्द होने लगा।
क्या हो रहा है? आपका मतलब है कि कार आसमान से गायब हो गई? ब्रूस ने पूछा। कुआ पांडे को अब संदेह हुआ कि क्या कार सचमुच गायब हो गई थी, वरना मॉनिटरिंग को कुछ दिखता क्यों नहीं। इसके अलावा जब जांच शुरू ही हुई थी तो विला के सभी नौकर भी वहां मौजूद थे। ये स्पष्ट है कि दूसरे पक्ष के पास इतनी जल्दी इससे निपटने के लिए कुछ विशेष कौशल थे। मुझे लगता है कि यह सच हो सकता है, ब्रूस का मानना था। मैंने पहले बहुत से महान जादूगरों को देखा है जो एक बड़ी वस्तु को गायब कर सकते हैं। ये सब नकली है, ये सिर्फ झूठ है, पांडे ने प्रत्युत्तर दिया। भले ही यह कपटपूर्ण हो, ये चीजों को मूल स्थान से गायब भी कर सकता है। मुझे लगता है कि कार भी एक छिपाव है। कार वास्तव में जादू की तरह विला के पास होनी चाहिए ताकि जासूस इतनी जल्दी वापस आ सके, ब्रूस ने गंभीर चेहरे से कहा। अतीत में पांडे अपने भाई की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, हालांकि आज जो हुआ उसने उसे भ्रमित कर दिया। अन्यथा वो कार के गायब होने की व्याख्या नहीं कर सका। इसके अलावा जिन लोगों को वहां लगाया गया था उन्होंने खुद ही कार को गायब होते हुए देखा था। चलो पापा के वापस आने तक इंतजार करें, पांडे ने निष्कर्ष निकाला। दादाजी फैंग, मैं फिर से यहाँ हूँ। काम के बाद हुआन फैंग तुरंत वापस नहीं गए। इसके बजाय वो सीधे जियुआन स्ट्रीट और बाओलाई पवेलियन गए। हुआन फैंग के लिए, जो पहले भी एक बार यहाँ आ चुके हैं, ये जगह नई नहीं है। छोटे दोस्त, तुम अपने साथ क्या ला रहे हो? ये स्पष्ट है कि श्री फैंग के पास अभी भी हुआन फैंग के बारे में कुछ धारणाएं हैं। आखिरकार हुआन फैंग लंबे समय तक सुलेख और पेंटिंग बेचने के लिए यहाँ नहीं आए थे। इसके अलावा उनकी सुलेख और पेंटिंग ने पहली बार में इसका मूल्य नहीं आंका, इसलिए वे बहुत प्रभावित हुए। अरे, दादाजी फैंग अभी भी सुर्खियों में है। हुआन फैंग मुस्कुराए और खुश हुए। उसके बाद उसने अपने हाथ में मौजूद काला बैग मिस्टर फैंग के सामने टेबल पर रख दिया। यह एक अलग छोटा कमरा है, इसलिए उसे दूसरों द्वारा देखे जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब श्री फैंग ने हुआन फैंग को अपनी इच्छानुसार काले बैग में चीजें रखते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि सामग्री बहुत कीमती नहीं थी। वह निराश था, लेकिन उसने सोचा कि यह सामान्य है। आखिरकार इतनी सारी अच्छी प्राचीन वस्तुएं नहीं है। हालांकि जब उसने बैग में सामान देखा तो उसकी आंखें तुरंत सीधी हो गई। बैग छोटा नहीं था और उसमें बहुत सारी चीजें थी, जिनमें चीनी मिट्टी की बोतलें, स्याही के पत्थर, बुद्ध की मूर्तियां, प्लेटें और सभी प्रकार की चीजें शामिल थीं। हालांकि यह अस्त व्यस्त बैग में डालने के लिए चित्रों के ढेर जैसा था। हालांकि फैंग लाओजी, जो अक्सर प्राचीन वस्तुओं का व्यापार करते हैं, ने देखा कि ये चीजें चित्रें नहीं है या बहुत अच्छी भी नहीं है। उसने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और जाने दिया, लेकिन फिर भी उसने हुआन फैंग के बारे में शिकायत की। आप इन चीजों को इतनी लापरवाही से कैसे रख सकते हैं? यदि आप उन्हें खटखटाते हैं या छूते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत लापरवाह हैं। श्री फैंग द्वारा पढ़ाए जाने पर हुआन फैंग शर्मिंदा है और उन्हें समझाना मुश्किल है। वो हमेशा यह नहीं कह सकता कि स्टोर में प्रवेश करने से पहले बैग नाजी में था। चाहे कुछ भी हो, इसे खटखटाया या छुआ नहीं जाएगा। ये जानते हुए कि उन्हें समझाना आसान नहीं था, हुआन फैंग ने बहस नहीं की, इसलिए उन्होंने एक एक करके मिस्टर फैंग की ओर देखा। मिस्टर फैंग इस समय हुआन फैंग को सबक सिखाने के मूड में नहीं है। इसके बजाय वो हर चीज को देखता है क्योंकि उसे लगता है कि ये चीजें खजाना है। हालांकि इन खजानों के साथ वो देख सकता है कि वो हुआन फैंग को कहां प्रबंधित कर सकता है। इसके अलावा जितना अधिक उसने इसे देखा उतना ही अधिक चौंक गया। इनमें से कोई भी चीज नकली नहीं थी। 2-3-1-8-1-6-0-6-7 अगला बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। TR मेज SCRPTQJXS_Botter SCRPT DV क्लास इक्वल्स पादलेख UL लारेफ इक्वल्स होम पेज लारेफ इक्वल्स किताबों की अलमारी PHP बुककेस लारेफ इक्वल्स मॉड्यूल आलेख APS PHP स्टाइल इक्वल्स रंग लाल खोज ग्रेटर दैन निलंबित गांठ बंडल UL बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 495 लेन देन का समापन। आप कहां से आए हैं? हुआन फैंग द्वारा लाई गई सभी चीजों को देखने के बाद श्री फैंग ने अपना आवर्धक कांच नीचे रखा, हुआन फैंग को देखा और पूछा। उसने लगातार हुआन फैंग को देखा जैसे उसने हुआन फैंग को पहली बार देखा हो। सड़क के किनारे एक स्टैंड से हुआन फैंग ने कहा। वास्तव में हुआन फैंग को चिंता थी कि टोंग कियांजुन या टोंग जियान ईमानदारी से विला में प्राचीन चीजों को बुलाएंगे। हालांकि ये पता चला कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। टोंग कियांजुन पहले विला में चीजें अपने बेटे के लिए छोड़ना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो नहीं कहेंगे। अब जब वो मर चुका है तो उसके पास कहने का कोई मौका नहीं है। जहां तक टोंग जियान की बात है, उसने वास्तव में इन चीजों को केवल एक बार देखा था और वो जल्दी में था, इसलिए उसे नहीं पता था कि विला में कितनी प्राचीन वस्तुएं थी और वे क्या थी। इसलिए हुआन फैंग ने इन चीजों को बेचने और एक बनाने की हिम्मत की क्षमा। हुआन फैंग को नहीं पता था कि टोंग जियान एक सब्जी बन गया है। अगर उसे ये पता होता तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होती। सौभाग्य से श्री फैंग का इरादा मामले की तह तक जाने का नहीं था। उन्होंने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, मैं केवल ये साबित कर सकता हूँ कि आपकी सभी चीजें असली हैं और कीमत दे सकता हूँ। हालांकि क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और मूल्य बहुत बड़ा है, मैं भगवान नहीं हो सकता। क्या आप सचमुच ये चीजें बेचना चाहते हैं? ठीक है, ये सब बिक गया है, हुआन फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। यदि आप श्री क्यू के पास नहीं जाते हैं और वह आपको नीलामी घर से संपर्क करने में मदद करते हैं तो बिक्री मूल्य हमारे से अधिक होना चाहिए। मिस्टर फैंग मिस्टर हुआन फैंग से परिचित हैं और वो मिस्टर क्यू को भी जानते हैं, इसलिए उनके मन में मिस्टर क्यू के बारे में कोई वर्जना नहीं है। नहीं, इसे यही बेचो, हुआन फैंग ने कहा। यहाँ आने से पहले हुआन फैंग ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। आखिरकार ये चीजें नियमित माध्यमों से प्राप्त नहीं की गई। हुआन फैंग इतना दिखावटी होना चाहता था। हालांकि वो नीलामी घर में अधिक पैसे बेच सकता था, लेकिन वे बहुत विशिष्ट थे। कौन जानता है कि उनमें से किसी को पता था कि पूर्व और पश्चिम स्काउट थे। इसके अलावा हुआन फैंग को अब सिर्फ एक स्टार्टअप फंड की जरूरत है। जहां तक भविष्य में अपने उद्यम की कमाई क्षमता का सवाल है तो उसे इसके बारे में कोई संदेह नहीं है और कीमत के अंतर की परवाह नहीं है।
ये देखते हुए कि हुआंग फेंग ने अपना मन बना लिया है, श्री फेंग उसे मनाना जारी नहीं रखते। हालांकि वो यहाँ का मालिक नहीं है, आखिरकार वो यहाँ काम करता है, इसलिए निस्संदेह वह बोरेज के लिए कुछ पैसे भी कमाना चाहता है। इसलिए श्री फेंग को बाओलाई पवेलियन का प्रबंधक मिला। अगली बात यह नहीं है कि वो प्रभारी है, बल्कि यह है कि प्रबंधक प्रभारी है। प्रबंधक ने भी हुआंग फेंग को बहुत महत्व दिया। एक कारण ये था कि हुआंग फेंग एक ही समय में इतनी सारी प्राचीन वस्तुएं लेकर आए थे। दूसरा कारण ये था कि फेंग ने अभी अभी एक विशेष स्वीकारोक्ति की थी। फेंग के लिए प्रबंधक काफी सम्मानजनक था और उसकी स्वीकारोक्ति को बहुत महत्व देता था। प्रबंधक ने श्री फेंग द्वारा दिए गए मूल्यांकन पर कोई आपत्ति नहीं जताई और हुआंग फेंग ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए दोनों पक्ष मौके पर ही सहमत हो गए और लेनदेन सुचारू रूप से चला गया। श्री हुआंग, मुझे आशा है कि आपको भविष्य में अच्छी चीजें मिलेंगी। आपको हमारे बोरेज में आना याद रखना चाहिए। लेनदेन के बाद प्रबंधक हुआंग फेंग को देखकर मुस्कुराया। वो सौदे से बहुत संतुष्ट थे। उन्हें न केवल ढेर सारा खजाना मिला, बल्कि उनकी बोरेज लोकप्रियता में भी सुधार हुआ। यदि ये चीजें हाथ से निकल जाए तो वो मुनाफा कमा सकता है, जो उसके अपने व्यवसाय के लिए भी सहायक है। जरूर, हुआंग फेंग भी लेनदेन से बहुत संतुष्ट है। हालांकि नीलामी घर की तुलना में यहाँ बेचना कम है, लेकिन वहाँ बेचने के लिए न केवल हैंडलिंग शुल्क की आवश्यकता होती है, बल्कि बहुत समय भी लगता है। हुआंग फेंग के लिए, जो अपना खुद का व्यवसाय विकसित करने के लिए उत्सुक है, ये स्पष्ट रूप से वांछनीय नहीं है। जहां तक अन्य प्राचीन वस्तुओं की दुकानों को बेचने की बात है, हुआंग फेंग एक दूसरे से परिचित नहीं है और यह नहीं जानते कि क्या उन्हें दूसरे द्वारा धोखा दिया गया है। इसके अलावा ये बोरेज यहाँ की सबसे बड़ी दुकान है। ये कहना मुश्किल है कि क्या अन्य दुकानें एक साथ इतनी सारी चीजें खा सकती हैं। लेन देन के दोनों पक्ष बहुत संतुष्ट हैं। स्वाभाविक है कि दोनों के बीच माहौल काफी अच्छा है। जाने से पहले प्रबंधक ने हुआंग फेंग को वीपी कार्ड का एक बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं भी भेजा। बाद में अगर हुआंग फेंग स्टोर में प्राचीन वस्तुएं खरीदना चाहता है तो वो 10% छूट का आनंद ले सकता है। हुआंग फेंग ने पदभार संभाला, लेकिन उन्हें पता चला कि वो इस कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो बाद में यहाँ आए, लेकिन वो चीजें खरीदने के बजाय चीजें बेचने आया था। हुआंग फेंग ने अंततः प्रबंधक के गर्मजोशी से स्वागत के साथ बोरेज छोड़ दिया। जब वो आया था उस समय की तुलना में उसकी प्राप्त अंगूठी में कम कचरा था, लेकिन उसके बैंक कार्ड में बड़ी मात्रा में पैसा था। पैसे से हुआंग फेंग का दिल द्रवित हो गया और वो इसकी मदद नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने तुरंत सुयुमो को फोन किया और कल की छुट्टी मांगी। जब हुआंग फेंग छुट्टी मांगता है तो वो सुयुमो की तलाश कर रहा होगा, क्योंकि सुयुमो जी मेंगजियाओ की तुलना में बात करने में बहुत बेहतर है। इसके अलावा जब तक हुआंग फेंग छुट्टी मांगती है, वो कोई विशेष कारण नहीं मांगेगी और वो सहमत हो जाएगी। यदि वो जी मेंगजियाओ के बारे में पूछती है तो उसकी खुद की धारणा का कोई मतलब नहीं है। ये दुर्लभ है कि हुआंग फेंग के पास आज शाम करने के लिए और कुछ नहीं था। वो जल्दी वापस चला गया, इसलिए वो सुपरमार्केट गया और कई व्यंजन खरीदे। वो अपनी और बाई जियाओरो की भूख को संतुष्ट करने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने जा रहा था। क्या सूरज आज पश्चिम की ओर निकल रहा है? न केवल इतनी जल्दी वापस आ गया, बल्कि बहुत सारे व्यंजन भी खरीदे। हुआंग फेंग को सब्जियों के एक बड़े बैग के साथ वापस आते देखकर बाई जियाओरो आश्चर्यचकित रह गई। यदि आप इसे नहीं खाना चाहते तो आप इसे बाद में छोड़ सकते हैं, हुआंग फेंग ने गुस्से में कहा। खाओ, अवश्य खाओ, ये तुम्हारे लिए इससे सस्ता नहीं हो सकता, बाई जियाओरो ने तुरंत कहा। बहुत अधिक खाने से सावधान रहें, आप मोटापे से मर जाएंगे, हुआंग फेंग ने कहा। हुआंग फेंग, तुम्हें मुझे फिर से शाप देना चाहिए और अगली बार मैं तुम्हें सबसे खतरनाक काम दूंगा। बाई जियाओरो का सुंदर चेहरा ठंडा है। कोई भी लड़की अपने फिगर पर ध्यान नहीं देती, यहाँ तक कि खेती में अधिक रुचि रखने वाली बाई जियाओरो भी ऐसी ही है। इसलिए हुआंग फेंग के शब्दों के कारण बाई जियाओ ने गुप्त रूप से फैसला किया है कि हुआंग फेंग चाहे कितना भी स्वादिष्ट बनाए, वो अपने शरीर के लिए नहीं खाएगी। ये सिर्फ इतना है कि उसका निर्णय तब टूट गया जब हुआंग फेंग ने बर्तन मेज पर रख दिए और सभी व्यंजन नहीं बनाए। आप अपने हाथ भी नहीं धोते। जब हुआंग फेंग ने आखिरी मछली के सिर का सूप निकाला तो उसने बाई जियाओरो को अपने हाथ में अतिरिक्त पसलियों का एक टुकड़ा पकड़े हुए और उन्हें खाते हुए देखा। मेरे पास है, बाई जियाओरो ने अपने मुंह में कुछ होने के कारण अस्पष्ट रूप से कहा। इसलिए बाई जियाओरो अपने मन के फैसले को पूरी तरह से भूल गई और हुआंग फेंग के साथ खाना खाया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 496 बिन बुलाए मेहमान। ये सब तुम्हारी गलती है, ये बहुत स्वादिष्ट है। रात के खाने के बाद बाई जियाओरो सोफे पर लेट गई और हुआंग फेंग को असंतोष से देखा। मैंने तुम्हें खाने नहीं दिया, तुम अकेले ही इतना कुछ खा लेते हो। खैर, मैंने अकेले इतना कुछ नहीं खाया, तुमने मुझे लूट लिया, हुआंग फेंग ने गुस्से में कहा। खाने के समय बाई जियाओरो की लड़ने की क्षमता उससे भी अधिक भयानक थी। इसके अलावा हुआंग फेंग ने बाई जियाओरो के साथ इस सिद्धांत पर लड़ाई नहीं की कि अच्छे पुरुष महिलाओं के साथ नहीं लड़ते हैं। परिणामस्वरूप बाई जियाओरो ने उससे अधिक खा लिया। वैसे भी यह आपकी गलती है। जो कोई भी आपको इतना अच्छा खाना बनाता है वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं सचमुच मोटा हो जाऊंगा, बाई जियाओरो ने कहा। क्या आप जा रहे हैं? हुआंग फेंग ने प्रसन्न चेहरे के साथ कहा कि वो एक खूबसूरत महिला के साथ रहना चाहेंगे। हालांकि जब खूबसूरत महिला उसकी बॉस होती है और उनके बीच कोई अंतरंग संबंध नहीं होता है और वे देख सकते हैं कि क्या वे खा सकते हैं, हुआंग फेंग इस सहवास से इतने खुश नहीं है। इसके अलावा उसके पास खुद एक रहस्य है जिसे बाई जियाओरो नहीं जान सकता। आपकी अभिव्यक्ति क्या है? क्या आप मेरे जाने के लिए इतने उत्सुक हैं? हुआंग फेंग के चेहरे के भाव बाई जियाओरो को पूरी तरह से क्रोधित कर देते हैं। वो एक खूबसूरत महिला भी है। हुआंग फेंग बस जाना चाहता है। पिछली बार उन्होंने यही कहा था। मैं तुमसे कहता हूँ, बिल्कुल नहीं, बाई जियाओरो ने कहा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने देने और खूबसूरत महिलाओं के साथ रहने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? कौन ऐसा नहीं चाहेगा? हुआंग फेंग ने अजीब तरीके से कहा, लेकिन उसके दिल में खुश होने के लिए खुद को दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए छोड़ना असंभव है, कम से कम अस्थायी रूप से।
इसके अलावा आप भविष्य में भी मेरे लिए ये स्वादिष्ट भोजन पकाना जारी रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं मोटा हो गया तो मैं आपको दोषी ठहराऊंगा, बाई जियाओरो ने कुछ हद तक अनुचित तरीके से कहा। उसके बाद वो अपने मन में थोड़ी अजीब थी। जब वो आमतौर पर बेयूरो के लोगों के साथ घुल मिल जाती है तो वो अधिक बार उदासीन दिखती है। वो कब एक छोटी औरत की तरह बन जाती है? क्यों? हुआंग फैंग तुरंत संतुष्ट नहीं है। वो स्वयं स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहता है। मोटापा बढ़ने के लिए उसे खुद को दोषी मानना होगा। वो हर चीज के लिए खुद को खोज सकता है, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी टीम लीडर हूँ। बाई जियाओरो ने गर्व से कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, झांकना नहीं। शैतान तुम्हें देखना चाहता है, तुम्हारे पास न छाती होनी चाहिए न बट। हुआंग फैंग बुदबुदाया। आप क्या कहते हैं? बाई जियाओरो तुरंत घूमी, भौहें सीधी की, हुआंग फैंग की गुणवत्ता को देखते हुए पूछा। ये कुछ भी नहीं है, मैंने कहा कि तुम्हें जल्दी से स्नान करना चाहिए, मैं बर्तन धो दूंगा। हुआंग फैंग ने जल्दबाजी में कहा कि वो बाई जियाओरो के फिगर के बारे में बात नहीं करेंगे या एक दूसरे के साथ फ्लर्ट नहीं करेंगे। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो गुस्से में था। ये बिल्कुल वैसा ही है। बाई जियाओरो संतुष्ट होकर लौट जाती है। बाथरूम में बाई जियाओरो अपने कपड़े उतारती है और दर्पण में देखती है। वो अपनी बॉडी से किसी भी मर्द को दीवाना बना सकती है। वो फुसफुसाती है, मेरे पास कोई दृष्टि नहीं है, मैं इतनी अच्छी स्थिति में हूं कि मैं देख नहीं सकती। जाहिर है बाई जियाओरो ने अभी अभी हुआंग फैंग के शब्द सुने, लेकिन वो हुआंग फैंग से नहीं उलझे। हुआंग फैंग द्वारा कटोरा धोने के बाद बाई जियाओरो ने अभी तक स्नान नहीं किया है। हुआंग फैंग आश्चर्यचकित नहीं है। बाई जियाओरो हर दिन उनसे ज्यादा देर तक नहाती है। कई बार हुआंग फैंग को इस बात की जिज्ञासा होती है कि वो इतने लंबे समय तक कैसे नहा सकती है। दुर्भाग्य से उसमें पूछने का साहस नहीं है। नहाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हुआंग फैंग शयन कक्ष में गया और ये देखने के लिए तैयार हुआ कि उसके भंडारण बक्से में कोई फसल है या नहीं। इस समय हुआंग फैंग के समुदाय में कई अप्रत्याशित आगंतुक आए हैं। हालांकि हुआंग फैंग समुदाय की सुरक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से इन आगंतुकों के लिए कोई समस्या नहीं है। हंस, क्या तुम्हें यकीन है कि सुरक्षा गार्ड यही रहता है? कोने की छाया में 3 छायाएं खड़ी हैं और कुछ फुसफुसा रही है। हाँ, ये समुदाय है, छाया में से एक ने कहा। कमांडर बहुत सावधान है, उसे हमारे फिर से शुरू होने का इंतजार करना होगा। आज हम में से कई लोगों ने सुरक्षा गार्ड की समस्या का समाधान किया है और फिर बड़े स्टार को बांध दिया है। उस समय मैं बड़े स्टार का अच्छा स्वाद चखेंगे। मैं भी, एक अन्य छाया ने कहा। मैंने बहुत सी महिलाओं की भूमिका निभाई है, इस तरह के बड़े सितारों ने पहले कभी भूमिका नहीं निभाई है। उनके पास आज सिर्फ मांस है। ये 3 आदमी शैतान की भाड़े की रेजिमेंट हैं। वे शाम को जियांगजू पहुंचे। हालांकि सावधानी के लिए रेजिमेंटल लीडर ने तुरंत हुआंग फैंग और ली बिंगयून के खिलाफ लड़ाई नहीं की। दरअसल रेजिमेंटल कमांडर ने हुआंग फैंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हुआंग फैंग सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड था। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसने अपने कई अधीनस्थों को क्यों मारा। रेजिमेंटल कमांडर का मानना था कि हुआंग फैंग किसी और को मारने के लिए बिल्कुल सही समय पर था, और नेता ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका कारण ली बिंगयू था। ली बिंगयू पिछली बार इसी तरह बाहर गई थी और अब वो इसी तरह बाहर जा सकती है, इसलिए उनके आसपास सुरक्षा उपाय पिछली बार से कहीं ज्यादा सख्त होने चाहिए। ली हुईमिन उनके कट्टर दुश्मन है। वे दोनों कई बार अपने हाथ सौंप चुके हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। जाहिर है ली हुईमिन मूर्ख नहीं है, इसलिए आप अपनी बहन को दोबारा खतरे में नहीं पड़ने देंगे। दरअसल नेता की चिंता भी वाजिब है। ली हुईमिन ने ली बिंगयू के लिए एक अंगरक्षक की व्यवस्था की थी और यह बहुत ही कौशल वाला अंगरक्षक था। हालांकि ली हुईमिन को यह उम्मीद नहीं थी कि इस बार शैतान की भाड़े की रेजिमेंट से कई लोग थे और यह स्पष्ट रूप से केवल उन 2 लोगों पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दुर्भाग्य से शैतान भाड़े की रेजिमेंट के नेता को यह नहीं पता था, इसलिए खुद को बचाने के लिए वो ये खबर प्रकट नहीं करना चाहता था कि वो अब आ गया है और वो सुरक्षा स्थिति की जांच करने के बाद ऐसा करना चाहता था ली बिंगयू के आसपास। हालांकि शैतान की भाड़े की रेजिमेंट में ये स्पष्ट है कि कुछ लोग सोचते हैं कि उनका नेता बहुत सतर्क है। वे हुआंग फैंग को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, ताकि हर कोई जान सके कि उनके शैतान की भाड़े की रेजिमेंट के लोगों को धमकाना इतना आसान नहीं है। यदि वे शैतान की भाड़े की रेजिमेंट के खिलाफ हैं, तो मरने का केवल एक ही रास्ता है। इसलिए तीनों लोग एक बहाना लेकर बाहर आए और फिर अपने नेता को बताए बिना उन्हें हुआंग फैंग का निवास यानी यह समुदाय मिला। ठीक है, अब उस नाकारा सुरक्षा गार्ड को मारने का समय आ गया है, हंस ने कहा। चल दर, एक अन्य छाया ने कहा। अगर मैं ऐसे सुरक्षा गार्ड को मारना चाहता हूं तो मुझे हम में से 3 की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस हम में से एक की जरूरत है। लेकिन हमारे नेता, जो हमसे भी अधिक डरपोक है, ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, हंस ने असंतुष्ट होकर कहा। मुझे लगता है कि कमांडर का साहस अब कम होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि चीनी सैनिक ने उसे डरा दिया है। ठीक है, नेता के बारे में बात न करें, वो भी हमारे भले के लिए है, बगल में तीसरी छाया ने कहा। 497 कोई घुसपैठ कर रहा है। शैतान भाड़े की रेजिमेंट के 3 सदस्य अपनी अपनी जानकारी के अनुसार उस स्थान का पता लगाते हैं जहां हुआंग फैंग है। इस समय हुआंग फैंग अपने शयन कक्ष में लौट आया और उसे भंडारण बॉक्स मिला। इस कार का मॉडल अलग क्यों है? जब हुआंग फैंग ने अपने भंडारण बॉक्स की सामग्री को देखा तो उसने पाया कि कुछ बदल गया था। क्योंकि स्टोरेज बॉक्स बहुत महत्वपूर्ण है और हुआंग फैंग इसे हर दिन देखेंगे, इसलिए उन्हें स्टोरेज बॉक्स में मौजूद चीजें स्पष्ट रूप से याद हैं। भले ही इस चीज में थोड़े से बदलाव हो, वो उन्हें पहली बार में पा सकते हैं। अब उसने पाया कि उसके हाथ में कार का मॉडल बदल गया है। इससे पहले हुआंग फैंग इस बारे में सोच रहा था कि क्या उसे बड़ी वस्तुएं नहीं मिल सकती हैं, जैसे कि वो कार जिसे वो हमेशा खरीदना चाहता था, क्योंकि भंडारण बॉक्स इतना बड़ा है। हुआंग फैंग के लिए असली कार को स्टोरेज बॉक्स में रखना स्पष्ट रूप से असंभव है, इसलिए इसके बारे में सोचने के बाद हुआंग फैंग ने सुपरमार्केट में एक कार मॉडल खरीदा और उसे उसमें डाल दिया। भले ही वो असली कार को अन्य जगहों पर नहीं बदल सकता, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं है। अंत में कार मॉडल पैसे के लायक नहीं है और यह बड़ा नहीं है और ज्यादा जगह नहीं घेरता है।
हुआन फेंग ने नहीं सोचा था कि 10 दिनों से अधिक समय तक चलने वाला कार मॉडल वास्तव में अन्य अंतरिक्ष चीजों की जगह ले सकता है। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि बदली गई चीजें कार मॉडल हैं या असली कारें हैं। ये वास्तव में एक कार मॉडल नहीं है ना? हुआन फेंग ने कार का मॉडल लिया और बुदबुदाया। अनाम सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार, ये हाथ से बनाई गई है। कार की बॉडी में बहुत अच्छा बुलेट प्रूफ प्रभाव है और यह बेहद तेज है। साथ ही ये 4 शक्तिशाली लेजर तोपों से सुसज्जित है। नोट: स्टोरेज बॉक्स के कारण आकार इस स्पोर्ट्स कार का सस्पेंशन स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है। यह एक असली कार है, इससे भी अधिक यह एक तैरती हुई स्पोर्ट्स कार है। हुआन फेंग के चेहरे पर सुखद आश्चर्य था। वो इस बात से बहुत संतुष्ट था कि वो अन्य स्थानों पर कारों को बदल सकता है। आखिरकार अधिकांश समय भंडारण बॉक्स द्वारा प्रतिस्थापित चीजें बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा ये भी साबित करता है कि भंडारण बॉक्स अन्य स्थानों में बड़ी वस्तुओं की जगह ले सकता है। ये सिर्फ इतना है कि हुआन फेंग को उम्मीद नहीं थी कि स्टोरेज बॉक्स द्वारा उसे दिया गया आश्चर्य इतना बड़ा होगा। ये वास्तव में एक तैरती हुई स्पोर्ट्स कार है जो केवल उन्हीं साइंस फिक्शन फिल्मों में होती है। उसने ये चीज वास्तविक दुनिया में नहीं देखी है। इसके अलावा परिचय के अनुसार ये कार न केवल असामान्य लोगों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि हमला करने की भी क्षमता रखती है। ये सचमुच दुर्लभ है। यह अफसोस की बात है कि जिस व्यक्ति के पास ये कार है, जिसका कोई नाम नहीं है और यह हाथ से बनाई गई है, उसे तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक उसके पास इसे नाम देने का समय न हो, हुआन फेंग ने कुछ शार्डन फ्रूट के साथ कहा। जब हुआन फेंग इस मॉडल आकार की कार को आजमाने के लिए नीचे ले जाना चाहता था, अचानक उसकी नैनो रिंग से 3 चीजें उड़ गई, अर्थात उसका पहला खजाना, चमड़े के जूते, उसके पसंदीदा सुमेरियन दस्ताने और सीवेज उपचार उपकरण का एक ब्रोशर जो उसे लाया था बहुत सारा मुनाफा। इसके बाद उसके हाथ में कार का मॉडल समेत 3 उड़ने वाली चीजें उसके सामने तैरने लगी और घूमने लगी। हुआन फेंग ऐसे दृश्य से अधिक परिचित नहीं हो सकते थे। उसने अनजाने में एक ही जगह में 4 चीजें इकट्ठी कर दी। मुझे नहीं पता कि इस बार मुझे किस स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। 4 चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि यह स्थान हाईटेक स्थान होना चाहिए। यहाँ तक कि सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार भी आ गई है। इन 4 चीजों को देखते हुए हुआन फेंग भी अपने अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करने लगे। अभी हुआन फेंग का ध्यान उसके सामने मौजूद 4 चीजों पर है। उसे दरवाजे के बाहर दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज नहीं सुनाई देती। यदि वो सामान्य समय में है तो वो आसानी से ध्वनि ढूंढ सकता है। हालांकि अब वो जाहिर तौर पर अन्य जगहों पर इतना विचार नहीं करता है। और बाई जियाओरो, जो बाथरूम में नहा रही थी, ने भी आवाज नहीं सुनी। बाई जियाओरो की आंतरिक शक्ति को हुआन फेंग ने अवशोषित कर लिया था। हालांकि वो हाल ही में हुआन फेंग द्वारा दिए गए 7 ऑब्सीडियन अजेय कौशल का अभ्यास कर रही थी। वो आंतरिक मानसिक कौशलों से पहले की तुलना में तेजी से आंतरिक शक्ति जमा करने में मदद कर सकता था। हालांकि उसके लिए उस कौशल का अभ्यास करने का समय अब ज्यादा समय नहीं है। इस समय उसके शरीर की आंतरिक शक्ति बहुत अधिक नहीं है, बस सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत है। इसलिए न तो बाई जियाओरो और न ही हुआन फेंग को पता चला कि उनके निवास में 3 और अप्रत्याशित मेहमान थे। जो 3 लोग अंदर आए वे शैतान की भाड़े की रेजिमेंट के 3 लोग हैं। हालांकि हुआन फेंग ने दरवाजा बंद कर दिया है। साधारण दरवाजा का ताला मुश्किल से 3 भाड़े के सैनिकों को पकड़ सकता है। उन्होंने आसानी से दरवाजा खोला और हुआन फेंग के आवास में प्रवेश किया। वो हुआन फेंग के आवास में आसानी से प्रवेश कर गया और यह हुआन फेंग को नहीं मिला है। वे 3 भाड़े के सैनिक हुआन फेंग के प्रति और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण है। इस आदमी को रोकथाम के बारे में कोई जागरूकता नहीं है। वो और क्या हो सकता है? इस समय पहली चीज जो उन्होंने सुनी वो बाथरूम में नहाने के पानी की आवाज थी। एक दूसरे को देखने के बाद वे बाथरूम की ओर चलने के लिए तैयार हुए। हालांकि यदि वे बाथरूम जाना चाहते हैं तो उन्हें हुआन फेंग के कमरे से होकर जाना होगा। इस समय हुआन फेंग का दरवाजा बंद नहीं है। तीनों लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि इस कमरे में कोई है। हालांकि इस घर में एक और व्यक्ति है। जितना वे और अन्य लोग जानते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। ये साधारण लोग जिन्हें अपना आगमन नहीं मिला, वे अधिक होने पर भी भयभीत नहीं होते। इसलिए तीनों ने अपना मन बदल लिया और पहले इस समस्या को बेडरूम में हल करने की तैयारी की। तीनों में से एक ने धक्का देकर दरवाजा खोला और चौंकाने वाला दृश्य देखा। कमरे में एक वयस्क व्यक्ति हवा में तैर रहा है। उसके सामने कई चीजें तेजी से घूम रही हैं। इसके अलावा घूमने की गति तेज से तेज होती है और मनुष्य का शरीर लगातार उन चीजों के करीब जाता हुआ प्रतीत होता है। इस समय अन्य 2 भाड़े के रेजिमेंट के सदस्यों ने भी ये दृश्य देखा, जो उनकी समझ से परे था, जिससे 3 लोगों को पहली बार में रहना पड़ा। वो सुरक्षा गार्ड है। हंस प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। वो क्या कर रहा है? ये हवा में कैसे तैर सकता है? हंस के बगल में एक भाड़े के सैनिक ने कहा। उसकी आंखें हुआन फेंग पर टिकी हुई थी। मैंने सुना है कि कुछ मास्टर हवा में उड़ सकते हैं। क्या वो ऐसा मास्टर है? एक अन्य भाड़े के सैनिक ने कहा। इतनी चिंता मत करो, पहले उसे मार डालो। हंस चिंतित था, इसलिए उसने तुरंत अपनी पिस्तौल उठाई और हुआन फेंग को गोली मार दी। इतनी करीब दूरी पर उसका हुआन फेंग पर सीधा प्रहार होना निश्चित था। दरअसल जब पहला व्यक्ति शयन कक्ष में दाखिल हुआ तो हुआन फेंग ने उन्हें ढूंढ लिया था। हालांकि वो अब उन 4 चीजों के घूमने से उत्पन्न भंवर में फंस गया था और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। इसलिए वो केवल उन्हें खुद पर गोली चलाते हुए देख सकता था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 498 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया। जब उसने देखा कि उसके द्वारा चलाई गई गोलियां हुआन फेंग तक चली गई, लेकिन हुआन फेंग बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सका। हंस के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। इससे पहले वो वास्तव में सोचता था कि हुआन फेंग एक मास्टर था। अब तो ऐसा लगता है कि वो ऐसा ही है। हुआन फेंग का दिल बहुत असहाय और डरा हुआ है, क्योंकि वो वास्तव में अब एक पैसा भी नहीं हिला सकता है। और गोली की दिशा को देखते हुए ये सोने के नर्म कवच में उसका ऊपरी शरीर नहीं है, बल्कि उसका सिर है। मुझे क्षमा करें, ये खत्म हो गया है। हुआन फेंग ने मन ही मन सोचा कि अगर वो अब आगे बढ़ सकता है तो वो निश्चित रूप से गोली से बच जाएगा। आखिरकार लिंगबो माइक्रोस्टेप कोई उपकरण नहीं है। किसी भी तरह के हमले से बचने के लिए ये बहुत शक्तिशाली है। दुर्भाग्यवश अब वो भंवर में फंस गया है और उसके पास हिलने डुलने का कोई रास्ता नहीं है।
हुआन फैंग को भी पछतावा हो रहा है। पहले उसका दिमाग स्टोरेज बॉक्स पर था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके घर में और भी कई लोग हैं, अन्यथा वो इस समय प्रसारण का चयन नहीं करेगा। अफसोस की बात है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब हुआन फैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगे तो उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनके शरीर की गति तेजी से बढ़ रही है और फिर वो मौके से गायब हो गए। हुआन फैंग ने अंधेरे में चारों ओर देखा, लेकिन वो खुश होने से खुद को नहीं रोक सका। ये बहुत अच्छा है, ये मुझे भेजा गया है, हुआन फैंग अपने दिल में चिल्लाया। यदि मैं कुछ सेकंड बाद होता तो मैं अपने शयन कक्ष में ही मर जाता। हालांकि अब मैं ट्रांसमिशन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। यद्यपि वास्तविक स्थान में समय रुक जाता है, इस स्थान से बाहर निकलने के बाद मुझे उस गोली का सामना करना पड़ता है जो मेरे सिर पर लगती है, लेकिन उस समय मैं अपनी कार्रवाई फिर से शुरू कर सकता हूँ और मैं अभी भी उस गोली से बच सकता हूँ। इसके बारे में सोचने के लिए हुआंग फैंग की प्रतीक्षा करने के बजाय उसके आसपास का दृश्य फिर से बदल गया है। यह अंधकार में वातावरण नहीं बल्कि उज्ज्वल वातावरण है। उसके आसपास ऊंची ऊंची इमारतें हैं, राहगीरों के कपड़े उसके शरीर से मिलते जुलते हैं, जमीन पर विभिन्न दुकानें हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा वो वास्तविक दुनिया में देखता है। हुआन फैंग ने सोचा कि अगर उसने आकाश में बहुत सारे मंडराते हुए विमानों को उड़ते नहीं देखा है तो वो अभी भी पृथ्वी पर है। ये स्पष्ट रूप से एक तकनीकी युग है, लेकिन ऐसा लगता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्तर पृथ्वी की तुलना में बहुत ऊंचा है। हुआन फैंग अस्थायी रूप से वास्तविक दुनिया को भूल जाता है और सड़क पर चलने लगता है। मुझे इस बार किसी युद्ध क्षेत्र में स्थानांतरित नहीं किया गया है, हुआन फैंग ने चारों ओर देखा और बुदबुदाया। हुआन फैंग अभी भी इस ट्रांसमिशन से बहुत संतुष्ट है। उसे पहले भी 2 बार युद्ध के मैदान में ले जाया गया था। हालांकि दूसरी बार उन्होंने बहुत सारी आंतरिक शक्ति को अवशोषित कर लिया और उनके शरीर में जादू और मार्शल आर्ट की ऊर्जा ने भी उन्हें दूसरे दर्जे के शिखर के स्तर तक पहुंचा दिया। हालांकि ऐसा वातावरण स्पष्ट रूप से बहुत खतरनाक है। इतना अच्छा वातावरण कहाँ है? हुआन फैंग के लिए दूसरे प्रसारण के बारे में सोचना अफसोस की बात है। उन्हें भिक्षु की आंतरिक शक्ति को आत्मसात करने का मौका मिला। यदि उसने ये सब आत्मसात कर लिया होता तो उसे सफलता मिल गई होती। अब वो 2ym दर्जे का शिखर नहीं बल्कि एक प्रथम दर्जे का विशेषज्ञ है। अफसोस की बात है कि ज्यादा धूमपान करने से पहले ही उसे मार दिया गया। हालांकि उन चीजों के बारे में सोचना स्पष्ट रूप से बेकार है। अब जब हम एक नई जगह पर आ गए हैं तो ये सोचना बेहतर होगा कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इस अंतरिक्ष से मुझे जो 4 चीजें मिली हैं उनके अनुसार यहाँ का विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्पष्ट रूप से पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है। अगर मैं यहाँ कोई अच्छी वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि हासिल कर सका तो ये पृथ्वी पर मेरे करियर के विकास के लिए अच्छा होगा। हुआन फैंग ने सबसे पहले स्टोरेज बॉक्स से पैसे निकालने की कोशिश की। निश्चित रूप से वो इस बार इसे आसानी से निकालने में सक्षम था और अंत में वह टूटा नहीं। उसने जो पैसा निकाला वो जाहिर तौर पर वो पैसा था जिसका उपयोग इस क्षेत्र में किया जा सकता था। हुआन फैंग ने इसे देखा और यह भी कागजी मुद्रा थी, लेकिन पैटर्न और अंकित मूल्य अलग थे। इसके अलावा प्रत्येक स्थान पर सिक्कों का विनिमय अनुपात चीनी सिक्कों से भिन्न होता है। दूसरे स्थान में 500 चीनी सिक्कों के बदले 1 या 2 चांदी के सिक्के दिए जा सकते हैं। यहाँ हुआन फैंग 100 चीनी सिक्के निकालता है, लेकिन उसे 1000 का नोट ही मिल पाता है। जाहिर है यहाँ चीनी सिक्के अधिक मूल्यवान है। पैसे से काम करना आसान है। हुआन फैंग ने सड़क के किनारे एक टैक्सी रोकी और शहर के चारों ओर देखना चाहा। वैसे भी वो अभी अभी यहाँ आया है, वहाँ बहुत समय है। इतनी हाईटेक जगह में भी टैक्सियां हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं है। पूरा शरीर कृत्रिम बुद्धि द्वारा नियंत्रित होता है। हुआन फैंग एक आवाज निकालता है और शहर के चारों ओर घूमता है और कार चल पड़ती है। ये ड्राइवरलेस टैक्सी भी एक तैरती हुई कार है। इस शहर में जमीन पर कारें हैं और टैक्सी लेने की कीमत स्पष्ट रूप से ऐसी कार लेने की तुलना में अधिक है जो केवल जमीन पर चल सकती है। हालांकि हुआन फैंग अब सीधे स्टोरेज बॉक्स से पैसा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इतने कम पैसे की परवाह नहीं है। हवा में हुआन फैंग ने अंततः शहर का सामान्य स्वरूप देखा। यहाँ ऊंची इमारतें ऊंची हैं और सड़कें अधिक समृद्ध है। वहीं आसपास की हवा पृथ्वी की तुलना में काफी बेहतर लगती है। जाहिर है यहाँ कारें तेल नहीं जला रही हैं और आसपास कोई ऐसी फैक्ट्रियां नहीं हैं जो हवा को प्रदूषित करती हों। हालांकि सतह पर इतनी सारी चीजें नहीं हैं जो हुआन फैंग देख सके, इसलिए थोड़ी देर मुड़ने के बाद वो जमीन पर गिर गए और कार से उतर गए। यहाँ का भोजन भी सिंथेटिक भोजन और प्राकृतिक भोजन में विभाजित है। प्राकृतिक भोजन अधिक महंगा होता है, हालांकि इसका स्वाद अच्छा होता है, जबकि सिंथेटिक भोजन सस्ता होता है, लेकिन इसे निगलना कठिन होता है। हुआन फैंग का अनुमान है कि यह उन गरीबों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं है। दुनिया कोई भी हो, गरीबों की कमी नहीं होगी। हुआन फैंग ने अपना अधिकांश समय इसी शहर में बिताया। शाम को उसे खेलने के लिए एक बार मिल गया। बेशक वो सिर्फ शराब पीने के लिए नहीं घुसा था। चाहे कोई भी दुनिया हो, ऐसी कोई भी जगह हो, कुछ गपशप खबरें पाना आसान होता है। हुआन फैंग ये देखना चाहता था कि क्या उसे किसी चीज में दिलचस्पी है। हुआन फैंग के बार में कोई तेज संगीत नहीं बजता, लेकिन कुछ सुखदायक संगीत बजता है। इस प्रकार का वातावरण दोस्तों के पीने और बातचीत करने के लिए सबसे उपयुक्त है। हुआन फैंग को बैठने के लिए जगह मिली। उन्होंने यहाँ एक कप विशेष शराब का ऑर्डर दिया और फिर अपने आसपास के लोगों की बातचीत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यहाँ का वातावरण अपेक्षाकृत शांत है और हुआन फैंग की सुनने की क्षमता आम लोगों की तुलना में काफी बेहतर है। वो जब तक चाहे यहाँ कई लोगों की बातचीत सुन सकता है। दुर्भाग्य से यहाँ अधिकांश लोगों को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ शिकायत कर रहे हैं। निश्चित रूप से अधिक लोग महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक ऐसा विषय है जिसमें पुरुषों को किसी भी दुनिया में दिलचस्पी होगी। 499 आप क्या सुनते हैं? हुआन फैंग यहाँ विशेष वाइन पी रहे हैं, अपने आसपास की बातचीत सुन रहे हैं और अपने लिए उपयोगी समाचार ढूंढ रहे हैं। यहाँ की शराब खराब नहीं है। हुआन फैंग ने यहाँ शराब के बारे में अपने दिल में एक निष्कर्ष निकाला। क्या आपने सुना है, कल चैटन परिवार के सबसे बड़े युवा गुरु का जन्मदिन है। बहुत सारे बड़े लोग उपस्थित होंगे। ये तब बहुत जीवंत होगा। इस समय हुआन फैंग एक मेज के बगल में एक अधेड़ उम्र के आदमी ने ईर्ष्यालु भाव से कहा।
अब प्रशंसा करने से कोई फायदा नहीं है, हम ऐसे मौकों पर नहीं जा सकते। उसके साथी ने मारा। मुझे ऐसा नहीं लगता। इससे पहले कि उस व्यक्ति ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा, बाद में उसने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा, फिर अपने ही दोस्त की तरह धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है हाल ही में चैतन परिवार दुर्घटना हुई है। क्या हुआ? उसके दोस्त ने उत्सुकता से पूछा। वो आदमी जानता था कि उसका दोस्त अच्छी तरह से जानकार था और चैतन परिवार शहर का सबसे बड़ा परिवार था। इसके बारे में गपशप स्वाभाविक रूप से अधिक आकर्षक थी, इसलिए वो भी उत्सुक था। ऐसा कहा जाता है कि उनके परिवार की प्रयोगशाला में एक भूत है। सीवेज उपचार उपकरण के बारे में एक शोध परिणाम चोरी हो गया है और अभी तक बरामद नहीं किया गया है, आदमी ने रहस्यमय ढंग से कहा। हालांकि उनकी आवाज बड़ी नहीं है, फिर भी उनके बगल में बैठे हुआंग फेंग, जिनकी सुनने की क्षमता अच्छी है, ने फिर भी उनकी सभी बातें सुनी। जब हुआंग फेंग ने सीवेज उपचार उपकरण के बारे में सुना तो उसकी भौहें अनजाने में हिल गई। वो इस बात से बहुत परिचित था। यह उन वाउचरों में से एक नहीं था जो उसने इस बार भेजे थे। इसके अलावा पिछले 2 प्रसारणों के अनुभव के अनुसार हुआंग फेंग ने अनुमान लगाया कि जिस स्थान पर उन्हें इस समय ले जाया गया था वो 4 चीजों के मूल मालिकों से बहुत दूर नहीं होगा। इसलिए जब उन्होंने सीवेज उपचार उपकरण के शब्द सुने तो उन्होंने तुरंत निर्धारित किया कि जो चीज दूसरे पक्ष ने खोई है वो वही होनी चाहिए जो उसने पहले हासिल की थी। चीज कैसे खो गई और आंतरिक भूत का क्या हुआ, हुआंग फेंग को नहीं पता था और उसे इसकी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वो दूसरे पक्ष के बगल वाली मेज पर बातचीत में बहुत रुचि रखता था। जाहिर है उसे और तथाकथित चैतन परिवार को जोड़ा जाना चाहिए और लिंक वो चीजें हैं जो उसे स्टोरेज बॉक्स के माध्यम से मिली। इसलिए हुआंग फेंग भी शार्दोन परिवार के बारे में उत्सुक थे। इसमें इतना अजीब क्या है? उस आदमी के दोस्त ने मुंह घुमाते हुए कहा, कोई नहीं जानता कि ये परिवार जो एक दूसरे के साथ पेचीदा है दूसरे परिवारों में जासूसों को दफनाते हैं। जब तक वे अपने परिवारों के लिए उपयोगी होंगे वे शुरू कर देंगे। इस बार नहीं। ये देखकर कि उसके दोस्त को उसकी खबरों में उतनी दिलचस्पी नहीं है, वो आदमी दिखावा करने लगा और थोड़ा चिंतित हो गया। उसने फिर चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि इस बार अन्य परिवार बहुत अधिक लग रहे थे। जासूसों को उस विला में रखा गया था जहां चैतन रहते थे। क्या आप बस गए हैं? अगल बगल के लोग भी दंग रह गए। सामान्यतया व्यावसायिक जासूसी बहुत आम है। इन बड़े परिवारों की तो बात ही छोड़िए, यानी उन सामान्य परिवारों और बड़ी कंपनियों के पास भी दूसरी कंपनियों के जासूस होंगे। बात सिर्फ इतनी है कि दूसरे पक्ष के आवास में जासूसों को रखना थोड़ा ज्यादती है। दोनों पक्ष केवल व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी हैं और इसमें ऐसी व्यक्तिगत सुरक्षा शामिल नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ज्यादा है। अपना होश खोने के बाद उस आदमी ने सिर हिलाया। कौन नहीं कहता। इससे पहले जब वक्ता ने देखा कि उसका दोस्त इस खबर से स्तब्ध है तो वो थोड़ा संतुष्ट हुआ। फिर उसने अपनी खबर दिखाना जारी रखा और कहा, मैंने सुना है कि चैतन परिवार के 2 युवा स्वामी इस बात से बहुत नाराज थे। बागा के दूसरे युवा स्वामी ने बात करना बंद कर दिया और कहा कि वो परिवार के व्यवसाय को जानना शुरू कर दिया है। इस बार वो बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने काफी देर तक इसकी जांच नहीं की। अगर यह मैं हूं तो मैं क्रोधित हूं। मुझे अपने ही स्थान पर जासूसों के साथ रखा गया है। कौन खुश हो सकता है? उसके मित्र ने कहा। हालांकि ऐसी जगहों पर जासूसों को स्थापित करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। उसे कैसे पता चला? ऐसा कहा जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक कार खो गई थी। ये चैतन परिवार के मुखिया द्वारा उसके बेटे को दिया गया जन्मदिन का उपहार है। बहुत गर्मी होने से पहले ये चोरी हो गई है। वह आदमी आगे बढ़ गया। हर किसी की गपशप विशेषता पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार में कोई भी चीज बिल्कुल गोपनीय नहीं है। और तो और ऐसे कई लोग हैं जो जानते हैं कि पांडे की कार चोरी हो गई है। हालांकि जो लोग इस खबर के बारे में निश्चित नहीं है वे मूल रूप से देखते हैं कि पहले से चल रही कार चली गई है और जाहिर तौर पर उनके मन में कुछ विचार है। फिर खबर सामने आती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कार। उस आदमी का दोस्त फिर से स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा अविश्वसनीय था। वो जासूस कार कैसे चुरा सकता है? ऐसी जगह पर रखना आसान नहीं है। हम कार से कैसे शुरुआत कर सकते हैं? क्या हमें उनमें अधिक दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए? पारिवारिक रहस्य? हाँ, मुझे समझ नहीं आया। खबर फैलाने वाले के चेहरे पर भी संदेह था। आमतौर पर कहें तो भले ही कार काफी अच्छी हो, फिर भी पकड़े जाने के जोखिम के बावजूद इसे चुराना उचित नहीं है। इसके अलावा ऐसे माहौल में कार चोरी करना स्पष्ट रूप से बुद्धिमानी नहीं है। मुख्य बात यह है कि जिस आदमी ने कार चुराई थी वो पकड़ा नहीं गया है और किसी ने ये भी नहीं देखा कि वह कैसा दिखता था। वहां से मिली खबर के अनुसार कार एक झटके के बाद गायब हो गई। ये वास्तव में एक भूत है। दिमाग कब चला बकबक करने वाला परिवार इतना मजेदार हो गया है। ये ठीक है। वह आदमी जारी रहा। और हुआंग फेंग जो सुनता है पूरी तरह से स्तब्ध है। अब वो 100% आश्वस्त है कि चैतन परिवार द्वारा खोई गई नई कार वही है जो उसे अभी मिली है। मुझे नहीं पता कि वो किसी अन्य जासूसी में क्यों शामिल है। उस भाई के लिए जो मेरे लिए बर्तन उठाता है, मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए शोक मनाऊंगा। हुआंग फेंग ने मन ही मन सोचा। जाहिर है किसी ने कार पर काला बर्तन ले जाने में उसकी मदद की थी। नहीं पकड़ा गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भगा दी जाती हैं? क्या वे सभी अंधे हैं? मुझे पता नहीं चला, आदमी के दोस्त ने कहा। कौन जानता है। ठीक है, चलो इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। ये सभी बड़े परिवारों के बीच टूटी हुई चीजें हैं। उनका हम छोटे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वे शराब पीते हैं। हाँ, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी शराब खुद पी सकते हैं। इसलिए उन्होंने फिर से शराब पी और चैतन परिवार के बारे में बात करना बंद कर दिया, लेकिन अन्य कामों के बारे में बात की। हुआंग फेंग को उन बातों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 500 निमंत्रण। बार छोड़ने के बाद हुआंग फेंग को आराम से रहने के लिए एक अच्छा दिखने वाला होटल मिला। उसके बाद हुआंग फेंग ने अपने अगले व्यवसाय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हर बार जब वो अंतरिक्ष संचार करता है, हुआंग फेंग की कोई कठोर आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआत में अन्य स्थानों पर जाने का उनका उद्देश्य केवल समय और स्थान की यात्रा करना था। दुर्भाग्य से पहली 2 बार जब उन्हें युद्ध के मैदान में भेजा गया तो उनके पास घूमने का बिल्कुल भी समय और अवसर नहीं था।
उसके बाद हुआन फैंग का उद्देश्य एक साधारण दौरे से बदलकर अन्य स्थानों से अच्छी चीजें प्राप्त करना हो गया। पहली बार उन्हें पिस्तौल मिली, जिसे नियमों के अनुरूप ही माना जा सकता है। उस समय तो वो अनुभवहीन ही था, और शेर दहाड़ने की जो कला उन्हें दूसरी बार मिली वो बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं, यह उत्तरी नरक कौशल से केवल एक स्तर कम है, और यह पहले से ही प्रथम श्रेणी का कौशल है। और हुआन फैंग भी जानता है कि हर स्थान में खजाना या उसके लिए बहुत उपयोगी कुछ होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। शाम को बार में सुनी गई खबर के अनुसार और बाद में हुआन फैंग ने जानबूझकर सुना। हुआन फैंग को पहले से ही पता था कि चैटन परिवार शहर का सबसे बड़ा परिवार था, और ऐसे परिवार में अभी भी कई व्यवसाय शामिल थे और होंगे कम अच्छी चीजें न हो। कम से कम हुआन फैंग को पता था कि उन्होंने पहले सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार और सीवेज उपचार उपकरण का डिजाइन मैनुअल प्राप्त किया था। ये सभी चैटन के हैं। इसलिए हुआन फैंग ने चैटो के करीब जाकर ये देखने की योजना बनाई कि क्या उसे उनसे कोई अच्छी चीजें मिल सकती हैं। इसलिए अगली दोपहर हुआन फैंग सीधे उस होटल में गया जिसके बारे में उसने सुना था। ऐसा कहा जाता है कि यह चैटन परिवार की संपत्ति है। चैटन परिवार के सबसे बड़े बेटे का आज 30वां जन्मदिन है। वहां जन्मदिन की पार्टी होती है। ये वास्तव में प्रभावशाली है। चैटन शहर का सबसे अमीर और शक्तिशाली परिवार है। हुआन फैंग ने अपने सामने ऊंची इमारत को देखा और भावुक होकर सोचा, उसके सामने की ऊंची इमारत कम से कम 2 या 300 मीटर ऊंची है। ये बाहर से बहुत शानदार दिखता है, लेकिन यह इमारत पूरी तरह से चैटन परिवार की है, और यह उनके परिवार का ही एक घर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चैटन परिवार कितना अमीर है। इस समय भवन के प्रवेश द्वार पर 2 अच्छे कपड़े पहने हुए लोग द्वार की रखवाली कर रहे हैं। जो कोई भी इमारत में प्रवेश करना चाहता है उसे निमंत्रण दिखाना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आज इमारत में केवल एक ही कार्य है, वो है परिवार के सबसे बड़े युवा गुरु पांडे के लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित करना। यह एक विलासिता है। हुआन फैंग ने यह दृश्य देखा और कहा, इस इमारत में कम से कम दर्जनों मंजिलें हैं, और जन्मदिन की पार्टी के लिए इतनी सारी मंजिलें होना असंभव है। अब ये सीधे तौर पर लपेटा गया है, विलासिता नहीं। हालांकि अगर हुआन फैंग को पता होता कि आज यहाँ कौन है, तो शायद वो ऐसा नहीं सोचता। आज जब वे पंडे के जन्मदिन में भाग लेने आए तो वहां न केवल शहर के सभी बड़े घरानों की वास्तविक शक्ति के लोग मौजूद थे, बल्कि शहर के प्रबंधन, संघीय विधायकों आदि की भी उपस्थिति थी। चैटो का प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं था, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने सारे महत्वपूर्ण लोग यहाँ आते हैं कि चाटुकारिता आज कार्यभार संभालेगी। बेशक उन्हें नुकसान की परवाह नहीं है। हुआन फैंग ने मेहमानों को निमंत्रण लेकर आते देखा और इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब उसे पार्टी में अधिक रुचि है, इसलिए उसे अंदर आने का रास्ता खोजना होगा। इस समय हुआन फैंग से ज्यादा दूर नहीं, एक और कार दरवाजे पर रुकी। हुआन फैंग को पता था कि अब यहाँ आने वाले सभी लोग पार्टी में आए हैं, इसलिए उन्होंने इसके बारे में सोचा और वहां चले गए। वो एक युवक था जो कार से उतरा। अपने चेहरे पर कुछ गर्व के साथ उसने लापरवाही से कार की चाबी दरबान की ओर फेंक दी, लेकिन उसकी आंखें एक दूसरे की ओर नहीं देख रही थी। हालांकि जैसे ही वो हॉल में प्रवेश करने वाला था, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका कंधा उसके चारों ओर लिपटा हुआ है, और उसने कुछ संदेह के साथ एक तरफ देखा। भाई वांग यहाँ, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है। तुम हाल ही में कहाँ अमीर हो रहे हो? हुआन फैंग की आश्चर्य भरी अभिव्यक्ति जब वो अपने परिचित से मिले। आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानता हूँ? जाहिर तौर पर युवक का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं था। उसने भौहें चढ़ा ली और हुआन फैंग से कहा, शायद ये ट्रांसमिशन का लाभ है। हुआन फैंग द्वारा इसे कई बार दूसरी जगह भेजने के बाद वो समझ सकता है कि वहां क्या कहा गया है और वो धारा प्रवाह बोल सकता है। भाई वांग मुझे याद नहीं करते, मैं ली पिंग हूँ। पिछली बार हमने साथ में शराब पी थी। अंत में आपने बहुत अधिक पी ली और शौचालय में चले गए। मैं इसे रोक नहीं सका। हुआन फैंग का चेहरा काफी दयालु था, दूसरे पक्ष की मदद करें। युवक के चेहरे पर काली रेखा ने हुआन फैंग को दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें कौन जानता है? मैं वांग नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ शराब नहीं पी है। हालांकि उसकी ताकत स्पष्ट रूप से हुआन फैंग जितनी बड़ी नहीं है, इसलिए अगर उसने अधिक प्रयास किया तो भी वो हुआन फैंग को दूर नहीं धकेल सका। भाई वांग, तुम ऐसे नहीं हो। तुम लोगों को इतनी जल्दी पहचान क्यों नहीं लेते? चिंता मत करो, मुझे उस औरत की परवाह नहीं होगी जिसे तुमने पिछली बार लूटा था। वो सिर्फ एक औरत है। हुआन फैंग अभी भी एक दूसरे के कंधे पकड़े हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ लेने के लिए मुंह की तरफ ने कहा, तुम्हारी औरत को किसने लूटा? साफ साफ बोलो। युवक गुस्से में बोला, औरतों को लूटना चाहता है? उनमें से किस महिला ने उस पर भरोसा करने की पहल नहीं की? नाराज मत हो, नाराज मत हो। मैं आज भाई वांग की तलाश कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि दिहाव से नया सामान आ रहा है। ये बहुत अच्छा है। मैं भाई वांग को देखने के लिए बुलाना चाहता हूँ। हुआन फैंग ने कहा कि सम्राट हाओ के नाम